जय हिंद, गुड इवनिंग। प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। क्या मैं ऑडिबल हूँ दोस्तों? दिन भर क्या पढ़ाई लिखाई की आप लोगों ने? एक बार बता दो प्लीज, फिर हम शुरू करते हैं। आपने जो टेलीग्राम पर वीडियो भेजा उसे घर वालों के सामने प्ले कर दिया। तो मैंने ऐसा क्या भेज दिया भैया, घर वालों के सामने प्ले कर दिया? दिन भर जो कुछ आप देखते रहते हो रील, वही तो था। ये तो मैं बता रहा था तुम्हें कि टॉपिक क्या है हमारे आज के। बालक पार्टी। क्या पढ़ाई लिखाई किया बताओ जरा। कुछ पढ़ाई लिखाई हुई है या बस टाइम पास हो रहा है? चलो ठीक है। सो जय हिंद एंड वेलकम टू सीरियस जर्नी। आज हम कंप्लीट करेंगे पहले अपना ओशनोग्राफ, सॉरी, क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद फिर ओशनोग्राफी पे हम मूव करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, रुक जाओ। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एक सेकंड। मैथ्स प्रैक्टिस किया, फैमिली मैन सीजन 3 कंप्लीट किया, वेरी गुड। उसकी नोट्स भी बनाई है सागर। जो आपका भाइयों, जो आपकी अगली कॉपी चेकिंग होगी ना, उसमें फैमिली मैन सीजन 3 भी कंप्लीट कर लेना। एक भाई साहब ने यहाँ लिखा है कि उन्होंने आज ये काम को किया है, ठीक है? तो इसकी भी नोट्स बना लेना प्लीज, ठीक है? हाँ। ओके। सो भाइयों, पहले आज हम खत्म करेंगे, ठीक है? पहले आज हम खत्म करेंगे अपना क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद फिर हम ओशनोग्राफी पे मूव करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपका ओशनोग्राफी, जहां पे हम पानी पानी की बात करेंगे, राइट? कि भैया पानी जी हमारे कौन होते हैं, पानी जी के बारे में हम पढ़ेंगे। दुनिया भर में पानी कितना है, कहां पर, यहीं पर आप समझते हैं। फिर जाकर ओशन करंट को अपने, यहां भी कोरियोलिस फोर्स का रोल होता है कहीं ना कहीं, ठीक है? जब आप पानी के अंदर जा रहे होते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे। सैलिनिटी क्या होती है, कौन ज्यादा सलीन कौन कम सलीन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। S1 S6 प्रैक्टिस बायो एंड ज्योग्राफी। सुपर 100, अच्छा, सुपर 100 इज फॉर पुअर स्टूडेंट्स विद इमोशनल। अरिश, अभी तुम जाइगोट हो, ठीक है? अभी आप जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बने हैं, समझे? समझे बालक? वो दूर से देख के लगता होगा ना कि आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हम तो ऐसे ही, है ना, इतना बड़ा साम्राज्य बन गया, राइट? वो लगता होगा हरीश, ठीक है? आई वॉन्ट ब्लेम यू। वो लगता है, ठीक है, दूर से देख के लगता है कि दुनिया बेवकूफ है, हम जो सोचते हैं वही है ना? कोई नहीं। पढ़ ले भाई, ठीक है? पढ़ लो प्रभु। चलो। तो भाइयों, ओशनोग्राफी हम इसके बाद पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम पढ़ेंगे, पहले हम खत्म करेंगे क्लाइमेटोलॉजी को अपने। ओके, एक मिनट देना मुझे। चलो। सो क्लाइमेटोलॉजी में दोस्तों हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। इंसोलेशन, रेडिएशन, अल्बीडो, गैसेस के लेयर, टेम्परेचर हमारे कैसे बिहेव करते हैं। इवन हवाओं के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, हवाएं हमारी कहां से कहां फ्लो करती हैं, राइट? आपके हमारे अल्बीडो हमारे क्या होते हैं। हवाओं में हमने देखा था कि हमारी परमानेंट विंड्स कौन सी हैं, लोकल विंड्स, वो आपको याद करना था, ध्यान रखना। ओके, आई गेस यहाँ एक उल्टा दिया गया है ऑर्डर, ठीक है? जो मैंने ऊपर लिखा है, प्लीज इस ऑर्डर को फॉलो करना। ऊपर कहीं लिखा होगा, मैंने मैंने कहीं ऊपर लिखा होगा, प्लीज इस ऑर्डर को ही फॉलो करिएगा। कहाँ लिखा था मैंने यार, भूल गया मैं खुद ही। ये लिखा था, कहीं यहाँ लिखा था मैंने ये। सो वेनस, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, ठीक है? यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। वेनस, जुपिटर, वेनस के बाद जुपिटर आएगा, ठीक है? तो इसको प्लीज सही कर लेना। जो मैंने लिख के आपको पढ़ाया होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक? इसको ऊपर कर लेना, ठीक? चलो। तो भाइयों, ये पूरा टेम्परेचर या हमारी हवाएं किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती हैं, ये सब कुछ हमने यहां पर भाइयों और बहनों पढ़ लिया था, ठीक है? चलो, समराइज आप मत करो यार, शिवम।
आपको मौका दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आप समराइज कर देना। हाँ शिफा, आई नो यार, मैंने बोला था। आवाज वो हो रही है, रुको मैं माइक उल्टा लगाया हूँ, रुको 1 मिनट देना। चलो अभी ठीक है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दे दूंगा मौका, कोई बात नहीं। ठीक है। सो एल्बिडो हमने पढ़ लिया था, एल्बिडो हमारा क्या होता है, सॉरी, और आइसोथर्म वगैरह क्या होता है। मेजर पोर्शन हमारा डन था, कोरिलेस फोर्स। और सुनो भाइयों, ये सब लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इवन दिखाता हूँ, एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ओके, लेट मी शो यू वन क्वेश्चन, एंड उसके बाद फिर हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ये हमारे एनडीए का पीवाईक्यू है, बहुत प्यारा सवाल है। प्लीज सब लोग देखना, और सब लोग पहले इसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ना शुरू करें। देखो, पोल दे रहा हूं मैं, प्लीज पोल में जवाब देना। क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कोरिलेस फोर्स, कोरिलेस फोर्स के बारे में कौन सा करेक्ट है। पहला है, कोरिलेस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एंड सेकंड इज एट द इक्वेटर द कोरिलेस फोर्स इज जीरो एंड द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू आइसोबार्स। बताइए, पोल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिए। सोच के जवाब दो भाई। डन। ओके देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था, 75% से हो भी गया है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अगर अभी आप इस क्वेश्चन को गूगल करोगे ना, जो एक लीडिंग साइट है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, बट आप समझदार हैं, उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर गलत मिलेगा। ओके, दैट शोज कि भाई गूगल पे, देखो गूगल, तुम लोग को क्या लगा, गूगल ने जो बोल दिया वही सच्चाई है ना। गूगल बेसिकली, अगर अभी मैं एक वेबसाइट बना के उसमें ये लिख दूं कि प्राइम मिनिस्टर है अनुराग त्रिपाठी, ठीक है, ऐसे 5 वेबसाइट बना के, तो कुछ दिन में सर्च करने पर मेरा नाम दिखाने लगेगा। ओके, सो कृपया किसी भी ऐसे वेबसाइट पे ऐसे ट्रस्ट मत किया अगर। सो बहुत आसान सवाल है, आपसे बोला गया है कोरिलेस फोर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि कोरिलेस फोर्स हमेशा एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब इस बात को सुनकर किसी को भी पता होगा कि भैया आपने कल सिखाया था कि मान लेते हैं ये आपका एक आइसो बार है, यहां 1000 मिली बार प्रेशर, ये एक दूसरा आइसो बार, यहां ज्यादा प्रेशर। अब यहां से यहां तक मूवमेंट होगी, तो बहुत ऑब्वियस आपको दिख रहा है कि अगर आप देखोगे तो ये चीज हमारी क्या है, ये चीज आपकी हमारी परपेंडिकुलर है, राइट। वेरी इजी, यहां पर सामने ही आपको दिख रहा होगा कि भैया जो क्वेश्चन में लिखा था कि कोरिलेस फोर्स परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, तो हमें यह चीज पता थी कि भैया कोरिलेस फोर्स आपका है तो राइट में लगता है या आपका लेफ्ट में लगता है। ओके, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो आपके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के रिस्पेक्ट में कोरिलेस फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इवन सेम लाइन मैंने आपको लिख के पढ़ाई थी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि इक्वेटर पर क्या होता है, कोरिलेस फोर्स जीरो होता है। अब आप खुद सोचो, अगर इधर की तरफ डिफ्लेक्शन या इधर की तरफ डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा हवा में आपके, अगर हवा में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, ठीक, तो स्टेटमेंट ये था कि इक्वेटर पर कोरिलेस फोर्स जीरो होता है और हवा
आइसोबार के परपेंडिकुलर चलती है। मेरे भाई अगर कोरियोलिस फोर्स होता तो इस हवा को ऐसे घुमा देता या ऐसे घुमा देता, राइट या लेफ्ट ही तो घुमाता। बट अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं है, अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो जो हवा जा रही है एकदम सीधे ऐसे मूव करेगी। और अगर आप आइसोबार के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर ही तो हुआ। कितना आसान सवाल आया था। दोनों सही है, यहां मैं लिख नहीं सकता बट दोनों आपके सही है, बोथ 1 और 2 करेक्ट। और आपको मैं बताऊं दोनों एनसीईआरटी की लाइन है आपकी। तो प्लीज जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे ही थोड़ा समझ कर ड्रॉ करके उस तरीके से आपको मैंने पढ़ाया है हवाएं वगैरह यार भाई। तो प्लीज गलतियां मत करना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, गूगल फॉर्म में आपको मिलेगा, फुल टेस्ट में मिलेगा, आपके वीकली वाले टेस्ट में मिलेगा, ठीक है। प्लीज गलतियां मत किया करो। चलो ओके, तो हमने हवाएं पढ़ लिया, सी ब्रीज लैंड ब्रीज पढ़ लिया, राइट। आज हम आगे मूव करेंगे। फ्रंट्स एक टॉपिक है जो अभी लास्ट में देखेंगे, उसके पहले पहले हम साइक्लोन पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो। साइक्लोन में हमने देखा था कि साइक्लोन आने के लिए कंडीशंस भाइयों कौन कौन सी चाहिए होती। ओके, फॉर साइक्लोन्स कंडीशन हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। वो चीज हमने यहां पर देखा था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि आपको सरफेस, सी सरफेस बहुत बड़ा चाहिए, कोरियोलिस फोर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा वहां पर साइक्लोन नहीं होगा। इस चीज से हम एक चीज बोल सकते हैं क्या, इस चीज को देखकर हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब हुआ भैया कि आपके हमारे जहां पर कोरियोलिस फोर्स नहीं है, विच इज इक्वेटर, राइट। इक्वेटर पर हमारा दोस्तों नहीं होगा क्या आपका साइक्लोन, इसीलिए इक्वेटर पर नहीं आता। साइक्लोन इक्वेटर पर कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज देर इज नो कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट देयर, ठीक है। वहां पर कोई कोरियोलिस फोर्स आपका नहीं है तो वहां पर साइक्लोन नहीं आएगा। तो ये एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है। ओके, परफेक्ट। तो ये सारे आपके हमारे आइडियल कंडीशंस थे। इसके बाद दो टाइप हमने पढ़े थे अपने साइक्लोन के, वन वाज ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड सेकंड वाज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और टेम्परेट। दोनों में मेन डिफरेंस किसका था कि ज्यादा डेंजरस कौन होता है, ज्यादा लार्ज एरिया कौन कवर करता है, और डायरेक्शन क्या होता है हवाओं का। तो ट्रॉपिकल में डायरेक्शन होता है आपका ईस्ट टू वेस्ट एंड टेम्परेट में उसका उल्टा होता है। ऑल्सो नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फेयर मूव करेगा क्लॉकवाइज। ये सारी चीजें दोस्तों हमने लास्ट क्लास में देखी थी यहां तक, ठीक है। चलो आज ओके, अब ये वही बातें हैं, अलग अलग जगह पर आप अलग अलग नाम से जानते हो साइक्लोन को। अब साइक्लोन की जो आंख होती है एक्सट्रीमली काम रीजन होती है। ओके, साइक्लोन के जो एकदम बीचों बीच, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यहां पर लो प्रेशर का एरिया है, तो जहां पर लो प्रेशर का एरिया होगा वहां पर हवाएं आपकी राइज कर जाएंगी, वहां पर आपकी हवाएं जो है वो राइज कर जाएंगी। अब जब ये हवा राइज करेगी तो तुरंत ही यहां थोड़ी ना गिर जाएगी, ये डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आप एक कंडीशन पढ़ते हैं साइक्लोन में, अपर एयर डाइवर्जेंस, हवा ऊपर उड़कर डाइवर्ज हो जाती है और फिर भारी होकर फिर गिरती। तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पर दोस्तों बहुत ही काम मौसम होता है, बहुत ही काम वेदर आपको देखने को मिलेगा। और यही प्रॉपर्टी है आपके साइक्लोन की आई की, कि साइक्लोन की जो आई होती है, राइट, बहुत काम होती है। ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर का एक रीजन होता है दोस्त, विच एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली काम, बहुत ज्यादा काम होती है ये साइक्लोन की आपकी आंख, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। ओके, द आई इज अ रीजन ऑफ काम विथ सबसाइडिंग एयर। Around the eye is the eye wall, where there is strong spiraling ascent of air to greater height reaching topopause. अब एक चीज ये भी है कि जब आप साइक्लोन को देखते हैं तो साइक्लोन आपका ऐसे गोल 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 ऐसे होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो एकदम बीचों बीच एकदम काम रीजन होता है। लेकिन इसी आई के जो सबसे पहला वाला जहां पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिसको आप बोलते हो हमारा आई बॉल बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये मान लो एक आंख है, आंख साइक्लोन का वो हिस्सा होता है जहां पर बिल्कुल बारिश नहीं होती, एकदम काम रीजन। अगर आप में से कुछ लोग रहते होंगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इधर आसपास, तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बारिश वगैरह खूब हो रही होती है साइक्लोन में, तो अचानक से ऐसा होता है कि कुछ घंटे मौसम साफ हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि आपके घर के ऊपर या आपकी लोकेलिटी के ऊपर साइक्लोन की आई होती है उस टाइम पर, और साइक्लोन की आई जो है वो एक्सट्रीमली काम रीजन होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, द विंड रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस रीजन रीचिंग एज हाई एज 250 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो आई के बाद जो रीजन स्टार्ट होता है, जिसको आप आई वॉल भी कह सकते हो,
वहां पर दोस्तों बहुत एक्सट्रीम हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर मौसम बहुत खराब मिलेगा आपको। ठीक। वहीं पर आपके हमारे बहुत सारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपको देखने को मिलते हैं, थंडरस्टॉर्म वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको बादल पढ़ाऊंगा, आप ये समझोगे ये बादल का मतलब क्या है। सारे बादल के नेम अभी आप देखोगे। ठीक है। टोरेंशियल रेन मतलब लगातार मूसलाधार बारिश आपकी हो रही होती है। ये वी ऑल आर अवेयर कि जब भी साइक्लोन आता है तो बहुत ज्यादा, राइट, बहुत ज्यादा आपकी बारिश होती है। अब आपके लिए एक होमवर्क, इस वीकेंड का एक होमवर्क है आपके लिए। वीकेंड से याद आया, मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड मोस्ट प्रोबेबली का है, ठीक है, विल हैव एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। सो होमवर्क ये रहेगा आपके लिए कि आप ये पढ़ कर आएंगे कि साइक्लोन का नामकरण होता कैसे, साइक्लोन की नेमिंग करता कौन है। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि इस साइक्लोन का नाम श्रीलंका ने दिया है, इस साइक्लोन का नाम भारत ने दिया है, इस साइक्लोन का नाम म्यांमार ने दिया है ना। साइक्लोन की नेमिंग करता कौन है, वो एजेंसी कौन है, या क्या प्रोसेस होता है, ये पढ़ के आना। चाहे गूगल से पढ़ना, चाहे आप कहीं से पढ़ना, ठीक है, बट पढ़ना। कुछ चीजें हैं जो खुद सर्च किया करो, खुद पढ़ा करो। चलो, तो ये था दोस्तों हमारा साइक्लोन। साइक्लोन में क्या था, मौसम खराब। अब इसका उल्टा होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में मौसम होता है अच्छा, इसीलिए आप इसको न्यूज में नहीं देखते। सोचो न्यूज में न्यूज प्रेजेंटर आए और सुबह बताए कि आज भी मौसम साफ रहेगा, तो ये बड़ी चीज नहीं हुई ना, बड़ी न्यूज नहीं हुई ना ये। तो एंटी साइक्लोन में दोस्तों क्या होता है, यहां मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके लिए। एंटी साइक्लोन में यू नीड टू हैव हाई प्रेशर। साइक्लोन में बीच में होता है लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन में होता है दोस्त हाई प्रेशर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। हाई प्रेशर सराउंडेड बाई लो प्रेशर, सराउंडेड बाई लो प्रेशर, बिल्कुल उल्टा आपके साइक्लोन का, बिल्कुल साइक्लोन का उल्टा होता है दोस्त यहां पर। तो साइक्लोन में आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया साइक्लोन में हवाएं जो होती हैं वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही होती हैं। क्यों? बिकॉज साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर बना होता है, तो बाहर होता है उसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर। तो साइक्लोन में हवा बाहर से अंदर की तरफ आ रही होती है। लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या होगा, एंटी साइक्लोन में आपकी हवा अंदर से बाहर की तरफ जाती है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। एंड यू आर अवेयर कि कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, हर चीज को राइट घुमा देगा। तो जिस हवा को सीधे जाना था वो हवा राइट घूम जाएगी, वो हवा राइट घूम जाएगी, वो हवा राइट घूम जाएगी, वो हवा राइट घूम जाएगी। और ये डायरेक्शन भैया जी कौन सा डायरेक्शन होता है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसीलिए एंटी साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करता है। वहीं पर अगर आप नीचे देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट घुमाना है इधर, लेफ्ट घुमाना है इधर, राइट इधर, इधर। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब पूरा उल्टा है, जो आप साइक्लोन में पढ़ते थे उसी का जस्ट उल्टा है हमारा एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन में बीच में होता है हाई प्रेशर, तो यहां पर हवाएं जो है वो क्या करती हैं, आपकी गिर रही होती है, गिर कर नीचे डाइवर्ज हो रही होती है। साइक्लोन में क्या होगा, नीचे हवाएं कन्वर्ज होकर ऊपर उठती हैं, जो कि बेसिक डेफिनेशन है लो प्रेशर और हाई प्रेशर की। जहां लो प्रेशर होगा वहां हवाएं कन्वर्ज होंगी और राइज करेंगी, जहां भैया हाई प्रेशर होगा वहां हवाएं क्या करेंगी, डाइवर्ज होंगी नीचे गिर के। ठीक, वेरी सिंपल फंड। तो ये एंटी साइक्लोन याद रखना, दोनों में डिफरेंस याद रखना। हमारे साइक्लोन का नेमिंग अभी भी पूछता है यार, तो जरा बताओ साउथ चाइना सी में क्या नाम है, इंडियन ओशन में साइक्लोन बोलते हैं कुछ और बोलते हैं, ये नामकरण अभी भी बनता है, अभी भी सवाल ये हमारे आ जाता है। तो ये बच्चों वाली चीज है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एंटी साइक्लोन आपका भैया जी पूरा हो गया। अब थंडरस्टॉर्म भी एक बार हम देख लेते हैं, राइट। थंडरस्टॉर्म्स हमारे क्या होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों बादल। बहुत प्यारा टॉपिक है बादल, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बादल का फॉर्मेशन कैसा होता है भाई, वो देखेंगे। उसके बाद बादल से बारिश कैसे होती है वो कराएंगे। तो ये सब कराने के बाद आज ही हम लोग स्टार्ट करेंगे पानी, ठीक है। आज ही मैं आपको समुद्र भी लेके चलूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप समझेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा ज्योग्राफी में, पहले हमने खत्म किया क्लाइमेटोलॉजी, राइट, एंड ऑल्सो ट्राई कि मैं आपको इसके पर्सनल अलग से सवाल भेज दूं। ओके, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, आई ट्राई, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीजें करने को यार अभी ठीक है, बट स्टिल आई विल टेक हेल्प ऑफ योर मेंटर एंड मोस्ट प्रोबब्ली आई विल गेट इट डन, ठीक है। तो मैं आपको वो भिजवा दूंगा।
दूसरा ओशनोग्राफी हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि अगेन वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, जियोमॉर्फोलॉजी, जो मेजोरिटी जनता छोड़ कर जाती है। मेजोरिटी जनता को वेदरिंग समझ नहीं आता, मास वेस्टिंग समझ नहीं आता, इतना प्यारा टॉपिक है ना वो। और बहुत भर भर के सवाल वहां से आते हैं आपके, CAPF, CDS, सॉल्ट वेदरिंग क्या होता है, क्रीप क्या होता है, राइट। हर एक चीज पढ़ेंगे आप बढ़िया से। एंड देन फिर लास्ट में हमारा बचेगा जो बेसिक ज्योग्राफी है, जहां पर अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, राइट, ये सब पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के इन तक बहुत प्यार से जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते रहेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी का मेजर पोर्शन हमारा हो चुका हो। चलो आ जाओ। थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म का मतलब क्या होता है? जो आप ये लाइटनिंग वगैरह देखते हैं, एक बहुत फेमस सवाल है कि आपको लाइटनिंग पहले क्यों दिखती है, साउंड बाद में क्यों आती है ना? एक सवाल बहुत लगातार आता रहा है NDA में, सीडीएस में, ठीक है। थंडरस्टॉर्म के ऊपर आ जाओ। थंडरस्टॉर्म होते क्या है पहले वो समझते हैं। थंडरस्टॉर्म्स आपके शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, आपके शॉर्ट ड्यूरेशन की वो आपकी वो गरज होती है बादलों में, है ना। बचपन में हमें डराया जाता था कि यार बादल आपस में लड़ रहे हैं, है ना, ये हो गया वो हो गया। बचपन में ऐसे कहानियां हम लोग को सुनाई जाती थी कि बादल पानी लेके जा रहे थे, दूसरा बादल आके छीन लिया। अलग अलग जगह पर अलग अलग कहानियां होंगी, राइट इसका। हाँ, तो थंडरस्टॉर्म बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। बिजली जो आपकी चमकती है, आवाज आती है, राइट, उसी को आप बोलते हो थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब आपको पता है, वर्टिकल हीटिंग, राइट, ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। उसी दिन नॉर्मली थंडरस्टॉर्म आपको देखने को मिलता है। थंडरस्टॉर्म इज अ वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे बादल के बारे में, लेकिन प्लीज ध्यान रखना, थंडरस्टॉर्म आपका हमारा कॉज करने वाला बादल का नाम है क्यूमुलोनिम्बस। सो देयर इज अ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ड्यू टू इट थंडरस्टॉर्म्स या लाइटनिंग या थंडर की फॉर्मेशन होती, ठीक। Thunderstorm is characterized by intense updraft of rising warm air, which causes the clouds to grow bigger and rise to greater height. This cause precipitation, right? थंडरस्टॉर्म में आपकी वही सेम चीज है, हवाएं राइज कर रही है, बड़े बड़े बादल का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। बादल ऐसे पूरे घिर जा रहे हैं, उसी में इकट्ठा हो जा रहे हैं, एंड उसके बाद वो वाइब्रेशन उधर हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको वो लाइटनिंग दिख रही है, एंड आपको वो आवाज सुनाई दे रही है। इसी को हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म। एंड फिर बारिश होती है हमारे, इसको आप बोलते हो प्रिसिपिटेशन। तो ये अगेन स्टैटिक सा है, इसमें कुछ है नहीं बताने वाला, मेन है बादल टॉपिक जो भी हम देखेंगे। टोर्नेडोज, ठीक है। अब टोर्नेडोज भी आपके होते हैं, वही नेम अलग है, ऑल्दो साइक्लोन वाली चीज ही है। तो साइक्लोन अगर आपको समझ में आ गया है तो वही चीजें हैं, ठीक है। थंडरस्टॉर्म बस ये इतना याद रखना है अपने को, थंडरस्टॉर्म आपका दोस्तों क्यूमुलो निम्बस क्लाउड में होता है। ओके, विल स्टडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड, वेयर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इज द क्लाउड जो कॉज करता है थंडरस्टॉर्म। चलो, टोर्नेडोज हमारे क्या होते हैं? तो टोर्नेडोज आपके जो सीवियर थंडरस्टॉर्म होते हैं दोस्तों, राइट, बहुत खतरनाक खतरनाक थंडरस्टॉर्म जो आपके होते हैं, ऐसे अगर कभी आपने फोटो देखा होगा मूवी वगैरह में, राइट, ऐसे from severe thunderstorms, sometimes spiraling wind descends like a trunk of an elephant with great force, with very low pressure at the center, causing massive destruction on its way. बवंडर नहीं बोलूंगा मैं इसको, बट आई एम श्योर आपने वीडियो देखा होगा या रियल में भी देखा होगा। जब भी ऐसे मौसम बहुत खराब रहता है, उस टाइम पर अगर आप देखो तो ऐसे हवाएं जो होती है ना, ऐसे गिर रही होती हैं, ऐसे स्पाइरल के फॉर्म में। ओके, और वो बहुत, इंडिया में तो उतना आपने नहीं देखा, बट यूएसए वगैरह में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इससे। उसी को आप कहते हो टोर्नेडो। इट इज कॉल्ड टोर्नेडो, खत्म। टोर्नेडो जनरली अकर इन मिडिल लैटिट्यूड, वही बात है जो मैंने आपको बोला कि यूएसए वगैरह में आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा, मिडिल लैटिट्यूड में नॉर्मली आपका होता है। टोर्नेडो ओवर द सी इज कॉल्ड स्प्राउट। जब टोर्नेडो आपके समुद्र के ऊपर आता है, उसको आप स्प्राउट बोलते हो। These violent storms are the manifestation of the atmosphere's adjustment to varying energy distribution. The potential and heat energy are converted into kinetic energy. And उसके बाद फिर वो डिस्ट्रक्शन करता है। कहानी है, कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि जो भी आपने कभी अगर ऐसी फोटोज देखी हैं, मौसम खराब होता है, थंडरस्टॉर्म आ रहा होता है, उसी में कहीं ना कहीं ऐसे ही तूफान बोल सकते हो, थंडरस्टॉर्म का तूफान, या ऐसी ही विंड जो होती है बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, ऐसे गोल गोल ऐसे पूरे में घूमती है और बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन करती है, उसी को आप कहते हैं टोर्नेडो। कहीं ना कहीं प्रकार का साइक्लोन जैसा ही होता है, बस। तो ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। साइक्लोन प्लीज ध्यान रखना कि हमारे साइक्लोन जी क्या होते हैं, साइक्लोन के हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों,
वो इंपॉर्टेंट था। चलो अब जो पढ़ेंगे आप भाइयों और बहनों, वो होगा आपके लिए बहुत बहुत जरूरी। तो लास्ट टॉपिक हमारे क्लाइमेटोलॉजी का दोस्तों होता है बादल। एंड जब भी आप बोलते हैं कि बादल का फॉर्मेशन हो रहा है भाइयों, उसका मतलब बेसिकली होता है कि कंडेंसेशन हमारा एक प्रोसेस होता है। राइट, कंडेंसेशन की प्रक्रिया वो हमें समझनी होती है, वो हमें पढ़नी होती है कि कंडेंसेशन हमारा कैसे हो रहा है। राइट, आई एम श्योर आप सब लोगों ने बचपन में दो चीज हम लोग पढ़ते हैं। एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं इवापोरेशन, प्लीज अब फोकस करना। एंड दूसरा टर्म हमारा होता है कंडेंसेशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन भाइयों और बहनों? प्लीज बताने की कृपा करें। ओके, आरन पढ़ने पे ध्यान दे दो। जब ये जितना आप ये टाइप कर रहे हैं, प्लीज पढ़ने पे ध्यान दे दीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है 2 घंटे पढ़ने की यार, तो प्लीज इंप्रूव कर लो उसको दोस्त। ठीक है, हम इस तरह नहीं पढ़ सकते कि 1.5 घंटे पढ़ेंगे बस। हर चीज लास्ट में आप नहीं कर पाएंगे ना। ओके, water turns into vapor, droplets merge together. Okay, Hardik, energy is given in evaporation and energy is released in condensation. Okay, this is new definition. Okay, evaporation is heating and condensation is cooling. Okay, ओके ठीक है। सो देखो, इवापोरेशन इज बहुत बेसिक। इवापोरेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई आपकी नॉर्मल हीटिंग, सॉरी नॉर्मल आपका नीचे जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जा रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे इवापोरेशन। बट कंडेंसेशन इज डिफरेंट, राइट। कंडेंसेशन में क्या होता है, जब भी टेम्परेचर आपका थोड़ा कम होगा, जब भी टेम्परेचर वगैरह हमारा दोस्तों क्या होता है, कम होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पर आपका अगर सॉलिड है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड या गैस के फॉर्म में। उसी पर्टिकुलर चीज को आप क्या बोलते हैं? उसी पर्टिकुलर चीज को आप बोलते हैं कंडेंसेशन हमारा। राइट, वो सेम चीज आपका हमारा हो रहा होता है कंडेंसेशन। ठीक है, तो यही हमें यहां पे पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना। उसके पहले एक टर्म आपका होता है ह्यूमिडिटी। राइट, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, हिंदी में बोलते हैं। सो वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर और एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एक दो टर्म मैं आपको पहले सिखाता हूं, उसके बाद फिर इस पे आते हैं। एक टर्म हमारा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? तो दोस्त इसका मतलब ये होता है कि कितना परसेंटेज, इमेजिन करो, मान लेते हैं कहीं पर 100% ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो सकती है, किसी एक जगह पर 100% ह्यूमिडिटी हो सकती है, लेकिन वहां या 100 आपके वाटर वेपर के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ओके, किसी एक जगह पर, किसी एक एरिया में 100 पार्टिकल्स हो सकते हैं वाटर वेपर के, लेकिन केवल वहां पर 75 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? 75%। सो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बेसिकली परसेंटेज ऑफ योर मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट, और ये डेफिनेशन भी पूछता है एग्जाम में, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर as compared to its full capacity, as compared to its full capacity। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू फुल कैपेसिटी, उसको आप बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देन टर्म आपका होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक्चुअल कितना वाटर वेपर कहीं पर प्रेजेंट है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर
प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसको हम मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करके दोस्तों हम इसको करते हैं मेजर। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बेसिकली बहुत सिंपल कि यार फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर देखा कि यार यहां पर इतने हो सकते हैं पार्टिकल्स आपके वाटर वेपर के, 100 हो सकते हैं, आउट ऑफ 100 केवल 60% है, इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बेसिकली कि जो फुल पोटेंशियल है उसके रिस्पेक्ट में कितने परसेंट ह्यूमिडिटी कहीं पर प्रेजेंट है, उसी को आप बोलते हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड एब्सोल्यूट क्या होता है कि टोटल कितना बेसिकली कहीं पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता है, बस। तो ये बेसिक बेसिक आपकी डेफिनेशन यहां पर वही लिखा है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन। ठीक है, आज अब जब भी हम कंडेंसेशन पढ़ते हैं दोस्तों, हम एक पॉइंट पढ़ते हैं। एक आपका होता है ड्यू पॉइंट, एक आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट। और एक चीज ध्यान रखना कि ज्योग्राफी में पॉइंट्स का मतलब होता है टेम्परेचर। जब भी आप ज्योग्राफी में पॉइंट्स बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है। सो एक टर्म होता है ड्यू पॉइंट। सो ड्यू पॉइंट दोस्त वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कंडेंसेशन हो रहा होता है। ओके, ड्यू पॉइंट इज बेसिकली अ टेम्परेचर, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर एट विच योर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। हमारा कंडेंसेशन जिस टेम्परेचर पर होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं दोस्तों, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट। ठीक, अब दो ही केस यहां पर पॉसिबल होते हैं, या तो कंडेंसेशन होता है 0 डिग्री से नीचे या 0 डिग्री से ऊपर। हमें पढ़ना यह होता है कि जब कंडेंसेशन 0 डिग्री के ऊपर होगा तो क्या क्या बनता है, और जब कंडेंसेशन 0 डिग्री के नीचे होता है तो क्या क्या बनता है। हमें बस ये पढ़ना होता है। मैं रिपीट कर दूं, बहुत आराम से पढ़ो भाइयों, हमें सीखना है कंडेंसेशन, राइट। मैंने अभी आपको यहां डेफिनेशन लिखी नहीं, बट इतने आप समझदार हैं कि इवापोरेशन इज ऑल अबाउट कि आपका हमारा जो पानी है, यानी जो आपका लिक्विड के फॉर्म में पानी मौजूद होता है सरफेस पर, इसका भाप बनकर उड़ जाना, इसका वाटर वेपर बन जाना, यह कहलाता है इवापोरेशन। ओके, कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज बेसिकली दोस्त हमारा ये जो आपका वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दोनों में से किसी में कन्वर्ट हो जाए, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन इज अबाउट चेंज ऑफ योर वाटर वेपर इनटू लिक्विड और सॉलिड, ये होता है कंडेंसेशन। तो बहुत ऑब्वियस है कि कंडेंसेशन के लिए आपको चाहिए होगा लो टेम्परेचर। क्यों भैया? क्योंकि अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना है या सॉलिड बनाना है तो आपको टेम्परेचर कम चाहिए ना, एज कंपेयर टू नॉर्मल सिचुएशन, राइट। गैस से सॉलिड में आना है, गैस से लिक्विड में आना है। अगर आपको पानी को फ्रीज कराना है या इवन लिक्विड से सॉलिड में आना है तो आपको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, 0 डिग्री के आसपास चाहिए होता है, जिससे कि होता है कंडेंसेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस, पहले बात तो क्लियर। अब कंडेंसेशन दोस्तों हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक 0 डिग्री के ऊपर और दूसरा 0 डिग्री के नीचे। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, 0 डिग्री के ऊपर होगा तो क्या क्या फॉर्मेशन होता है, 0 डिग्री के नीचे होगा तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा, दोनों चीज समझना ध्यान से। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, व्हेन ड्यू पॉइंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, आप खुद सोचो क्या क्या बन सकता है। सेकेंड केस, जब आपका ड्यू पॉइंट दोस्त 0 डिग्री से कम होगा। ओके, 0 डिग्री से कम होगा ड्यू पॉइंट, तब क्या बनेगा? 0 डिग्री ज्यादा होगा तब क्या बनेगा? तो नंबर वन चीज, जब 0 डिग्री से ज्यादा होगा, 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर अगर कंडेंसेशन होता है तो क्या बनेगा? जो भी चीज बनेगी वो लिक्विड फॉर्म में बनेगी। इतना तो आप समझदार है ना कि भाई 0 डिग्री के अगर ऊपर कोई चीज हो रही है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होगी, सॉलिड तो हो नहीं सकती, राइट। तो कौन कौन से आपके बनते हैं चीजें? पहला आपका बनता है दोस्त ड्यू, ओस। कभी भी आपने देखा होगा ओस को टच करोगे तो लिक्विड आपको फील होता है, ठीक है। तो ओस का फॉर्मेशन होता है 0 डिग्री के ऊपर। सेकंड आपका फॉग, इवन फॉग में भी अगर आप टच करेंगे तो नॉर्मली पानी ही होता है। इसके अलावा मिस्ट,
ठीक, इसके अलावा स्मॉग, इवन आपके मेजोरिटी ऑफ द बादल, एक बादल को छोड़कर। तो ड्यू, फॉग, मिस्ट, स्मॉग और क्लाउड, ये सब भाइयों हमारे 0 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पर कंडेंस होते हैं। ड्यू पॉइंट इन सब का 0 डिग्री के ऊपर होगा। और ड्यू पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट, अ टेम्परेचर जहां पर कंडेंसेशन हो रहा होगा। तो जब कंडेंसेशन 0 डिग्री के ऊपर हो रहा होगा तो ड्यू बनता है, फॉग बनता है, मिस्ट बनता है, स्मॉग बनता है, क्लाउड बनता है। और जब ये 0 डिग्री के नीचे भैया होगा तो आपका बनता है फ्रॉस्ट। कभी भी अगर आप ऐसी जगह गए हैं पहाड़ों पर खासकर, आपको फ्रॉस्ट देखने को मिलता है, जमीन पर फ्रॉस्ट होता है। ड्यू का ही वर्जन है, बस डिफरेंस क्या है कि ड्यू लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्रॉस्ट सॉलिड फॉर्म में होता है। फ्रॉस्ट के अलावा दोस्त स्नो होता है, हेलस्टोन्स होते हैं आपके, ओले गिरते हैं, ओले। और और एक क्लाउड होता है सिरस क्लाउड, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो पहले तो एग्जाम में ये पूछ लेगा आपसे कि जरा बताइए इनमें से कौन है वो जिसमें ड्यू पॉइंट 0 डिग्री के नीचे होगा या ऊपर होगा। बहुत बेसिक, कुछ भी मत रटो। ड्यू पॉइंट का मतलब क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कंडेंसेशन होगा। अब अगर कंडेंसेशन 0 डिग्री के ऊपर होगा तो लिक्विड फॉर्म में होगा, 0 डिग्री के नीचे होता है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म में होगा तो फ्रॉस्ट बनेगा, स्नो बनेगा, हेलस्टोन बनेगा, सिरस क्लाउड बनता है। और अगर 0 डिग्री के ऊपर होगा तो ड्यू बनेगा, फॉग बनेगा, मिस्ट बनेगा, स्मॉग बनेगा, या फिर क्लाउड बनेगा। कितना आसान, परफेक्ट। ठीक है, चलो जी, आ जाओ। अब हम बात करेंगे एक करके ड्यू की, फॉग की, मिस्ट की होते क्या है। बहुत आसान लगेगा आपको, ट्रस्ट मी। राइट, अभी तक क्लियर है सबको? एक बार प्लीज बता दो मुझे भाइयों और बहनों। न जाने कब से एरोप्लेन को कुछ नहीं होता प्रवीण, डोंट वरी, वो ऐसा नहीं होता यार। टर्बुलेंस वगैरह होता है, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। इजी होता है ना, ठीक है, इजी है। राइट सलोनी, बिल्कुल एकदम सॉलिड फॉर्म में होता है ऊपर। फ्रोस्ट बाइट विवेक, अगर ये आप इसमें रहोगे यार तो आपके हाथ वगैरह सुन्न हो जाते हैं, एकदम काम करना बंद कर देते हैं। वही है फ्रोस्ट बाइट, पेल हो जाएंगे, मतलब एकदम काट दो उंगली कट जाएगी उंगली तुम्हारी कुछ दिक्कत नहीं होगी, यही होता है। पढ़ाना इज नॉट हार्ड भैया, आप 3-4 आवर की क्लास ले सकते हैं, बट क्लास के बाद नोट्स बनाना एंड देन उसके उसको याद करना इज हार्ड फॉर मी। यार आर्यन भाई यार, अपना लिमिट क्यों तुम खुद को लिमिट कर लिए हो कि मैं 1.5 घंटे ही पढ़ सकता हूँ? एक भाई साहब हैं शुरू से आज लिख रहे हैं कि क्लास बस 1.5 घंटे लिया करो। भाई थोड़ा बढ़ा लो अपना कैपेसिटी भैया। ठीक है, आ जाओ। तो ड्यू, फॉग, मिस्ट, स्मॉग, क्लाउड, बहुत इंटरेस्टिंग। पहला हम बात करेंगे ड्यू की। और तुम्हें भैया, तुम्हें बस कहानी सुननी होती है, जो आप लिख रहे हो पढ़ाना आसान होता है 2.5 घंटे, पढ़ना मुश्किल होता है। क्या बच्चे हैं भाई वाह। एक दिन तुम इधर आ जाओ, मैं उधर आता हूँ, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं ड्यू की दोस्त, ठीक है। जो सेम कंडीशन आपने पढ़ी थी इन्वर्जन के टाइम पर, वही सेम कंडीशन चाहिए होती है हमें ड्यू के लिए। सो ड्यू पढ़ने के लिए आपने कभी देखा होगा, ओस रोज पड़ती है क्या? मैच वगैरह देखते हो, है ना? मैच में बोलते हैं ना कि आज ओस अगर आ जाएगी तो भाई फील्डिंग टीम के लिए आसान हो जाएगा, सॉरी बैटिंग टीम के लिए, चेजिंग टीम के लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज बॉल ग्रिप नहीं करेगी स्पिनर को, और बॉल गीली हो जाएगी तो फिर बहुत तेज भागेगी, राइट? सो हर दिन ड्यू नहीं आती। ड्यू को आने के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस चाहिए होते हैं हमें। वो कंडीशंस कौन कौन से हैं देखते हैं, चलो ध्यान से। आइडियल कंडीशंस फॉर ड्यू। पहली चीज दोस्तों, ड्यू के लिए नंबर 1 चीज, अगेन आसमान साफ होना चाहिए। क्यों भैया? सेम लॉजिक, सेम लॉजिक जो मैंने आपको दिया था इन्वर्जन में। आसमान साफ क्यों हो? आसमान साफ इसलिए हो बिकॉज भैया हमें पता है कि दिन में क्या होता है, दिन में सन की जो गर्मी होती है वो पृथ्वी पूरा अपने अंदर ले लेती है। तो अर्थ खुद गर्म हो चुकी होती है, अर्थ के आसपास की सराउंडिंग गर्म होती है, राइट? यहां पर खूब हीट होती है। अब रात में क्या होगा? रात में हीट वापस उड़ जाती है। अब अगर यहां बादल होंगे तो वो इस हीट को उड़ने नहीं देंगे, और जब हीट को उड़ने नहीं देंगे तो नीचे गर्मी बनी रहेगी, और जब गर्मी बनी रहेगी तो कंडेंसेशन नहीं होगा, जब कंडेंसेशन नहीं होगा तो ड्यू कैसे बनेगी? सिंपल। इसीलिए ड्यू के फॉर्मेशन के लिए आपको आसमान साफ चाहिए, कि आसमान साफ होगा तो जो जमीन की गर्मी है वो उड़ जाएगी और जमीन एकदम ठंडी हो जाएगी।
जब जमीन ठंडी हो जाएगी तो जमीन पर जो भी आपके हमारे चीजें हैं, चाहे इंसान हो, चाहे घास फूस हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर जो वाटर वेपर मौजूद होगा वो कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप में से आधे लोग को ये लगता होगा कि ड्यू आसमान से गिरती है। नहीं, ड्यू और वाटर रेनफॉल में डिफरेंस है। रेनफॉल ऊपर से होता है, ड्यू ऊपर से नहीं आती, ध्यान रखना। कभी भी ऐसा नहीं कि ड्यू आसमान से गिर रही है, नहीं। ड्यू क्या होती है, जो भी आपके जमीन पर चीजें हैं, मान लो कोई घास फूस है, उस घास फूस के ऊपर जो भी वाटर वेपर मौजूद होता है, जैसे ही रात में टेम्परेचर कम होता है, वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। और सुबह जब आप उठते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि अच्छा, यहां तो यार ओस पड़ी हुई है। और आपको लगता है ओस ऊपर से गिरी होगी, नहीं, ओस वहीं पर थी। पहले वो वाटर वेपर के फॉर्म में था, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज टेम्परेचर उसको मिल गया, फेवरेबल कंडीशन मिल गई। बस ये होता है ड्यू, ऐसे बनता है आपका ड्यू। सो नंबर वन चीज क्लियर स्काई, इसीलिए देखो विंटर में होता है ड्यू, समर में बहुत ही कम, अनलेस की बहुत ठंडा कोई शाम हो। नॉर्मली अगर आप देखेंगे ओस जो गिरती है वो विंटर के आसपास ही गिरती है, ठीक है। सो नंबर वन इज क्लियर स्काई आपको चाहिए। दूसरा, हवा ना चले, बिकॉज वही बात है, हवा अगर चलेगी, राइट, तो भैया जी अगर हवा तेज चलेगी तो फिर उसमें भी दिक्कत है ना, इधर उधर आपका हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है आपका, ये भी कृपया ध्यान रखेंगे। आ जाओ। तो नंबर वन चीज ये हो गया, दूसरा आपका हो गया काम एयर, ठीक है। नंबर थ्री, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपको हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए ड्यू के लिए। क्यों भैया? बहुत कॉमन सेंस है। अगर ज्यादा वाटर वेपर होंगे तो ज्यादा कंडेंसेशन होगा, ज्यादा कंडेंसेशन होगा तो ज्यादा अच्छे से ड्यू बनेगी, खत्म, राइट। ओके। एंड नंबर फोर इज कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट। कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट मतलब विंटर हो बेसिकली, विंटर की बात कर रहा है। लॉन्ग नाइट कब होती है? विंटर में होती है ना। कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट हो विंटर में, यानी कि यही आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। इसी में आपको नॉर्मली टिपिकली ड्यू देखने को मिलता है। अभी आप बाहर खड़े हो जाओ जाके, इवन अभी अगर आप जाओ बाहर, टच करो घास वास को, देखना सांप आप ना हो भैया, ठीक है। सांप आप से बच के रहा करो भाई, ठीक है। इस टाइम पर सांप वगैरह भी आपके कुछ पर्टिकुलर प्रजाति के सांप होते हैं जो बाहर निकलते हैं, तो जरा उनसे ही बच के रहें, ठीक है। तो क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट, ये सब कुछ दोस्त आपको चाहिए होता है ड्यू के लिए, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ओस बनती कैसे। काम वही हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कंडेंसेशन ही। हर एक चीज में कंडेंसेशन ही होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर होता है। अब जितनी बातें मैंने यहां आपको लिखाई दोस्त, ये सेम चीज आपके फॉग में होती है, एवरी सिंगल चीज सेम होती है। डिफरेंस क्या होता है? फॉग जो है वो जमीन से ऊपर होता है, एबव ग्राउंड। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। इमेजिन करो ये हमारी जमीन है। अब जमीन पर जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस होकर बनाएंगे क्या? ड्यू। लेकिन जमीन से ऊपर जो हमारे हवा में मौजूद थे वाटर वेपर, जैसे ही नीचे की गर्मी ऊपर भाग गई, जैसे ही नीचे की गर्मी ऊपर उड़ गई, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही यहां के जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस होकर फॉग बना देंगे, फॉग। बस सब कुछ सेम है, कंडीशन पूरी सेम है। यहां भी कंडेंसेशन ही हो रहा है, डिफरेंस क्या है? ड्यू बनता है सरफेस पर, फॉग बनता है ऊपर। बस ये चीज ध्यान रखना। तो फॉग भी आपके एक प्रकार के होते हैं मिनी क्लाउड्स, एक प्रकार के बादल ही होते हैं, बस ये जमीन के नजदीक, जमीन के ऊपर बनते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना। अब हमारे काम का होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल हमारे खूब सारे आए हैं, वो है दोस्तों हमारे टाइप ऑफ फॉग। ड्यू पढ़ लिया आपने, फॉग पढ़ लिया आपने, क्या होता है? जो हमारा फॉग होता है उसके प्रकार होते हैं। आज और बहुत प्यार से मैं आपको दिखाता हूं फॉग के प्रकार, जैसा मैं आपको बढ़ा दिया हूं, ये आप देख लेंगे अभी। फॉग के प्रकार दोस्तों, टाइप्स ऑफ फॉग। और फिर मैं आपको इवन पीवाईक्यू दिखाऊंगा। सो नंबर वन इज हमारा दोस्तों रेडिएशन फॉग। ओके, हमारे कम से कम 3-4 प्रकार के फॉग होते हैं। नंबर वन हमारा होता है रेडिएशन फॉग।
फॉग का नंबर वन टाइप है रेडिएशन फॉग। रेडिएशन फॉग क्या होता है भैया ये? व्हाट इज रेडिएशन फॉग? तो रेडिएशन फॉग दोस्तों हमारा ऐसा, बहुत ध्यान सुनना, रेडिएशन फॉग हमारा नंबर वन कैटेगरी है। होता क्या है दोस्तों, हमें पता है रात में क्या होगा। पहले बात तो दिन में क्या होगा, जो हमारे सन जी हैं वो दिन में गर्म कर देंगे पूरे अर्थ को, हीट अप कर देंगे, ठीक। फिर नाइट में क्या होगा, नाइट में जो आपकी हीट है वो उड़ जाएगी, और जब नाइट में हीट उड़ जाएगी तो जो आसपास के वाटर वेपर मौजूद होंगे वो कम टेम्परेचर में क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, और बना देंगे फॉग। ऐसे ही फॉग को आप कहते हो रेडिएशन फॉग। खत्म। मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख दे रहा हूं जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, लेकिन समझ लो पहले कि रेडिएशन फॉग में क्या होता है भैया। जो हमारे घरों के आसपास आप, मैं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं, यूपी बिहार, राइट, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, राइट। हम लोग के घरों में जो फॉग होता है ना अभी ठंड में, वो रेडिएशन फॉग ही होता है। तो रेडिएशन फॉग में क्या होगा, दिन भर धूप होती है, तो धूप में पृथ्वी गर्म होगी, रात में वो हीट उड़ जाएगी ऊपर, और जब हीट ऊपर उड़ जाएगी तो क्या होगा, तो जो नीचे के आपके हमारे सरफेस के आसपास मौजूद होंगे वाटर वेपर, वो कंडेंस हो जाएंगे और फॉग बन जाएगा। ऐसे फॉग को हम कहते हैं रेडिएशन फॉग। तो रेडिएशन फॉग, पहले बात तो इट फॉर्म्स एट नाइट। रात में फॉर्म होती है व्हेन सरफेस कूल्स डाउन। सरफेस जब कूल डाउन होता है रात में, उस टाइम पर जो फॉग बनता है रात में दोस्तों, उसको हम कहते हैं रेडिएशन फॉग, ठीक। अभी नीचे मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। सेकंड कैटेगरी ऑफ फॉग, सेकंड कैटेगरी हमारी होती है दोस्तों एडवेक्शन फॉग। और फॉग के टाइप्स के ऊपर सवाल आते हैं, ध्यान रखना। एडवेक्शन फॉग क्या होता है? एडवेक्शन फॉग मेरे भाई तब होता है जब आपकी गर्म हवा किसी कोल्ड सरफेस के ऊपर जो है वो मूव कर जाती है, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो कोल्ड सरफेस है वो उस गर्म हवा के कांटेक्ट में आएगा, और उस गर्म हवा में जो भी वाटर वेपर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको कंडेंस कर देगा, और वहां जो फॉग बनेगा उसको आप कहते हो एडवेक्शन फॉग। खत्म। नॉर्मली समुद्र के किनारे आपको ये फॉग देखने को मिलता है। तो डेफिनेशन क्या है, फिर मैं आपको दिखाता हूं फोटो इसकी। एडवेक्शन फॉग इज बेसिकली इट फॉर्म्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर, जो आपकी गर्म हवा है, वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर कोल्ड सरफेस। कोल्ड सरफेस, गर्म हवा ठंडी हवा की ठंडी सरफेस के ऊपर मूव कर जाएगी। कोई भी ठंडा सरफेस हो सकता है, ग्लेशियर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, उनके ऊपर जैसे ही मूव करेगी तुरंत क्या होगा, वो गर्म हवा जैसी टच में आएगी कोल्ड सरफेस के, वो गर्म हवा में भी जो पार्टिकल्स होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, और फिर वहां जो फॉग का फॉर्मेशन होगा उसको बोलोगे आप एडवेक्शन फॉग। ये अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, नॉर्मली पैसिफिक रीजन में आपको ये देखने को मिलता है। पैसिफिक रीजन के आसपास यूल फाइंड दिस काइंड ऑफ फॉग। दिस वाज सेकंड टाइप ऑफ फॉग। देन आता है दोस्तों आपका थर्ड टाइप ऑफ फॉग, जिसको हम कहते हैं अप स्लोप फॉग। थर्ड टाइप ऑफ फॉग इज अप स्लोप फॉग। नाम से ही आप समझ गए होंगे दोस्त, नाम से समझ क्या गए होंगे कि ये फॉग ऐसा है जो पहाड़ों पर आपको देखने को मिलता है। कभी भी अगर आप पहाड़ पे जाते हैं ना, ऊपर बहुत ऊपर पहुंच जाओ, तो आपको दिखता है कि यार नीचे ये देखो ऐसे कुछ, ये तो चलो ऑल्दो मिस्ट है बट स्टिल ऐसे आपको फॉग दिख रहा होता है ऊपर से पहाड़ से। तो ये अपस्लोप फॉग होता है। देखो सभी में होगा वही, कंडेंसेशन ही होगा, बस थोड़ा बहुत फैक्टर अलग होगा। कहीं पर रात में जो हीट उड़ जाती है उसकी वजह से फॉग बन रहा है, कहीं पर गर्म और ठंडा एयर कांटेक्ट में आने की वजह से हो रहा है, कहीं पर कुछ और फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर्स आपके ऐसे ही। अब स्लो फॉग में मेरे भाई क्या होता है, अब स्लो फॉग में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब स्लो फॉग में पहाड़ों पर क्या होता है, आपको पता है कि जो ठंडी हवा होगी भारी होती है, नीचे होती, तो कूल एयर जो है वो नीचे होती पहाड़ों पर, और गर्म हवा ऊपर होती, ठीक। तो नॉर्मली पहाड़ों पर क्या होता है, कूल एयर वार्म एयर को पुश करती है ऊपर, और जो वार्म एयर के वाटर वेपर होते हैं अगेन वो कंडेंस हो जाते हैं,
और फॉग का फॉर्मेशन करते हैं, या बादल का फॉर्मेशन करते हैं, या फॉग का फॉर्मेशन करते हैं, इन्हीं को आप बोलते हो अप स्लोप फॉग। तो अप स्लोप फॉग में डिफरेंस यही है कि ये पहाड़ों पर होता है। पहाड़ों पर कैसे बनता है फॉग? वैली में हवाएं ठंडी होती हैं, थोड़ी ऊपर हवाएं गर्म होती हैं, ये ठंडी हवाएं उन गर्म हवाओं को लात मार के ऊपर भेज देती हैं, राइट? और टच में आने की वजह से क्या होता है? कंडेंस हो जाएंगे। एडवेक्शन में भी सेम था। एडवेक्शन में ये था कि कोई भी गर्म हवा किसी ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में भी अगर आ जाती है तो वहां पर कंडेंसेशन हो जाता है। अब स्लोप में क्या है कि केवल एल्टीट्यूड पे होगा, पहाड़ों पर होगा, गर्म हवा ठंडी हवा के कांटेक्ट में आएगी और वहां होगा आपका कंडेंसेशन, उसको बोलेंगे अप स्लोप फॉग। लास्ट में आपका एक होता है स्टीम फॉग, जो इवन आप लोग देखते होंगे, हर जगह आपको ये देखने को मिल सकता है। अप स्लोप फॉग, सॉरी, स्टीम फॉग। स्टीम फॉग नाम से ही क्लियर है। आई एम श्योर कभी इवन कहीं भी आप देखो, किसी भी राज्य में देखोगे, कहीं भी अगर वाटर बॉडी है, कहीं भी मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, ये मान लो पानी है, कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के ऊपर कभी देखा है धुआं निकलते हुए? ऐसे धुआं निकलते हुए, वो फॉग होता है, उसी को आप बोलते हो स्टीम फॉग। बस। तो ये तब होगा जब आपकी कोल्ड एयर गर्म पानी के कांटेक्ट में आ जाती है। आपको पता है कि भैया पानी थोड़ा गर्म ही होता है विंटर में भी, कंपेटिवली, ठीक है? तो जब आपकी ऊपर की हवाएं जो बह रही हैं वो नीचे गर्म पानी के कांटेक्ट में आती हैं, राइट, तो वो जहां जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स होंगे, वहां जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स होंगे वो कंडेंस होकर फॉग बन जाए। ऐसे फॉग को आप बोलोगे स्टीम फॉग। खत्म। लेट मी रिपीट, राइट? कोई किसी को अगर 1% भी कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर दूंगा अभी, रिलैक्स एकदम, ठीक है? भाइयों हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ हीट। इसका मतलब जब टेम्परेचर हमारा कम होगा, वहां पर जो हमारे वाटर वेपर की चीजें हैं वो कन्वर्ट हो जाएं लिक्विड में, या लिक्विड की चीजें कन्वर्ट हो जाएं सॉलिड में। इसी को आप कहते हैं कंडेंसेशन। इवन जो बादल का फॉर्मेशन होता है वो भी दोस्त कंडेंसेशन से ही होता है। बस। बादल में क्या होता है कि आपके डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड डस्ट पार्टिकल एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर का काम कर रहा होता है, जिसे चारों चारों तरफ जाकर वाटर वेपर ऐसे चिपक जाता है और बन जाता है बादल। सो बादल का फॉर्मेशन भी कंडेंसेशन ही होता है। अब कंडेंसेशन जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। जब ये टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा पे होगा तब क्या क्या बनता है, जब कम पे होगा तब क्या क्या बनता है, वो हम देख रहे हैं। हमने पहले देखा ड्यू, ड्यू के लिए आइडियल कंडीशंस, देन हम देख रहे हैं फॉग, फॉग के टाइप्स देख रहे हैं। ये देख लो क्या बनेगा जब नीचे होगा, क्या बनेगा जब ऊपर होगा। फ्रॉस्ट, स्नो, हेल स्टोन्स, सीरस क्लाउड, ये सारे हमारे हैं सॉलिड फॉर्म में। आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूं फोटो। पहले हमने ड्यू पढ़ा, कंडीशन सब मैं आपको बता दिया हूं, क्लियर स्काई, काम एयर, क्यों ऐसा चाहिए, ये सब आप जान चुके हैं। फ्रॉस्ट में सब कुछ सेम होता है, बस टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे होता है। जो भी आपने ड्यू में पढ़ा सब कुछ सेम, बस फ्रॉस्ट में टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे हो, क्योंकि फ्रॉस्ट जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा और ड्यू जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आइए, सब कुछ सेम। इस पर मैं आते हूं, फॉग। अब एक बार फॉग मैं आपको दिखा देता हूं। फॉग के टाइप्स दोस्तों, पहला फॉग हमारा था एडवेक्शन फॉग। एडवेक्शन फॉग कब होता है? जब वार्म या मॉइस्ट हवा मूव करती है ओवर कोल्ड सरफेस। खत्म। बस। रेडिएशन फॉग ये टिपिकल नॉर्थ इंडिया वाला फॉग फॉग है जो हमें देखने को मिलता है। ये कब होता है? जब रात में सरफेस ठंडी हो जाती है, राइट? उस टाइम पर क्या होगा, जो दिन भर की एनर्जी है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। बस। उससे क्या होगा, नीचे भैया जमीन ठंडी हो जाएगी, आसपास के वाटर वेपर जो है हमारे वो कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और बनेगा रेडिएशन फॉग या फिर ग्राउंड फॉग, इसको आप बोलते हो। इसके बाद अपस्लोप फॉग जो ऐसे पहाड़ों पे होता है, जहां पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है, मॉइस्ट एयर फ्लोज अपवर्ड राइजिंग टेरेन, जो आपकी नीचे ठंडी हवा होंगी, ऊपर गर्म हवा होंगी। यहां पहाड़ों पर जो फॉग का फॉर्मेशन होता है उसको आप बोलते हो अपस्लोप फॉग। एंड लास्ट स्टीम फॉग, देखो ऐसे पानी के ऊपर देखा होगा आपने ऐसे धुआं निकलते हुए, ठीक? तो ये कब होता है? जब आपकी कोल्ड एयर
गर्म पानी के कांटेक्ट में आती है, उससे क्या होगा, जो यहां पर आसपास वाटर वेपर मौजूद होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे आपके, और फॉग बन जाए, खत्म। तो स्टीम फॉग्स वाटर बॉडीज के ऊपर बनता है, दैट्स इट। तो फॉग ड्यू और फ्रॉस्ट, क्लियर है जवानों, पार्टी। भैया जब हम बाहर कुछ रख देते हैं तो वो भीग कैसे जाता है? साकेत जी सेम लॉजिक दोस्त, वाटर वेपर तो एक गैस है ना आपकी, वो तो आसपास घूम रही है ना। इवन सब छोड़ो, तुम बैठ जाओगे अगर बाहर तो तुम भी गीले हो जाओगे यार, आप भी गीले हो जाएंगे, क्योंकि जो वाटर वेपर है आपके आसपास वो कंडेंस हो जाएगा ना रात में। भैया कल ही सांप का बच्चा मिला था ठंड में, एक कथा हो रखा था, सेफली रेस्क्यू टू कर दिया भैया, कल ही सांप का बच्चा मिला था, ओके ध्यान रखो यार। मुकेश जी गैस भी तो चाहिए आपको, कंडेंस होने के लिए वाटर वेपर भी तो चाहिए। मुकेश हमने पहले दिन सवाल किया था ना कि ऊपर जाने पर वाटर वेपर का क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है बढ़ती है। सुमन अभी फ्रंट पढ़ेंगे, रुक जाओ। मजा आ गया, समझ आ गया, बढ़िया, चलो ठीक है। हाँ तेजस क्रैश हो गया, मैंने देखा यार, दुबई शो। अभी मैं इस पे एक पोस्ट करूंगा कुछ। हर्ष जी कोई बात नहीं। ओके। अंशिका क्या डाउट है, जरा प्लीज अनम्यूट करिए मैम। नहीं आरन डोंट वरी तुम कोई दिक्कत नहीं। सिरस क्लाउड अगर सॉलिड है तो नीचे क्यों नहीं गिर जाता? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा यार। साल तो भाई अक्षय, इसका मतलब ऊपर, आप कह रहे हो, अच्छा ठीक है, ऊपर सॉलिड फॉर्म में है तो ऊपर से बादल नीचे क्यों नहीं आ जाता? ओके, पता नहीं यार। ओके, मजा आ रहा है ज्योग्राफी पढ़ने में, ठीक है चलो बढ़िया। ओके तो ये होपफुली आपको क्लियर होगा, और ये सारे भैया सारे पीवाईक्यूज इसके ऊपर बने हुए हैं। राइट, मैं आपके मैंने क्वेश्चन दिखा भी दे रहा हूं, अभी रुक जाओ, अभी दिखा देता हूँ। साथ साथ क्वेश्चन भी करते चलेंगे ना तो मजा आएगा आपको। बस अब हमें पढ़ना है बादल, बादल पढ़ने के बाद कहानी खत्म है बस हमारी। एक सेकंड रुको, एक सवाल देता हूं आपको। ये आपके सीडीएस या सीएपीएफ दो में से किसी एक का पीवाईक्यू है, बताइए। कृपया 90% लोग सही करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। पोल में जवाब चाहिए मुझे। राइट सत्यम, फॉग तो बनेंगी ही यार। सुमित मिलने लगेगा यार वो, सीएपीएफ वालों को भी गूगल फॉर्म मिलने लगेगा, एक दो दिन रुक जाओ भाई। हाँ यार विश्वास देखा मैंने। प्लीज ध्यान से पढ़ के जवाब दें, तुक्केबाजी ना करें। गुड। एक और चीज, आज 9 बजे भी क्लास है भाई यूट्यूब पे, आई एम श्योर आपने देखा होगा। देखो ये हाल है, ये है दुनिया, इतना पढ़ाने के बाद ये करते हैं ये लोग टेस्ट में। क्या हो भाई तुम, क्या हो? देखो पढ़ो। फॉग इज सिंपली अ क्लाउड दैट फॉर्म्स क्लोज टू ग्राउंड। कोई दिक्कत नहीं, पहला सही है। जब पहला सही है तो दूसरा सही कैसे हो जाएगा? पहले बात तो सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता। रेडिएशन फॉग इज एसोसिएटेड विथ रेडिएशन कूलिंग ऑफ द लैंड एट नाइट, ऑब्वियसली। भैया रात में क्या होता है, जमीन ठंडी हो जाती है और बन जाता है वो आपका। एडवेक्शन फॉग कब होता है? जब मॉइस्चर इज ब्लोन ओवर अ कोल्ड सरफेस।
सेम चीज सेम लाइन तुम्हें पढ़ा दो फिर भी तुम गलत करना है। इतनी आपकी खराब मेमोरी है, इतनी आपकी खराब समझ है। देख लो क्या करोगे जीवन में यार, इंप्रूव कर लो थोड़ा। चलो आ जाओ। सो फॉग आपने पढ़ लिया, अब एक मिस्ट भी होता है। राइट, फॉग और मिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? फॉग आपका डेंसर होता है। ओके, फॉग हमारा ज्यादा घना होता है, फॉग में विजिबिलिटी कम होती है, आपको दूर का नहीं दिखेगा ज्यादा। लेकिन मिस्ट में जो है, मिस्ट लाइटर होता है आपका। ठीक है, मिस्ट में विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, तो फॉग में फुल्ली ब्लाइंड कहीं ना कहीं, मिस्ट में कम रहेगा। बस ये ध्यान रखना। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि फॉग में जो आपके हमारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर ड्रॉपलेट्स होते हैं, लार्जर ड्रॉपलेट्स होते हैं फॉग में आपके। मिस्ट में क्या होता है, जो पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे वो छोटे होते हैं। ठीक, बस ये चीज ध्यान रखना भैया जी, आपके हमारे क्या क्या कैसे होता है। ठीक है, तो मिस्ट भी होता है कम घना होता है, फॉग जो है बहुत ज्यादा घना होता है, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, बस ये वाटर वेपर का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। तो दोस्त ये सारे हमने फैक्टर्स यहां पर पढ़े, आपके ड्यू, फॉग, मिस्ट। अब जो हेज है ध्यान रखना, हेज में कंडेंसेशन नहीं हो रहा होता। हेज में दोस्त कंडेंसेशन नहीं हो रहा होता। हेज क्या है, जो दिल्ली वाले हैं उनको पता है, नॉर्मल पॉल्यूटेंट्स वगैरह या कोई और रीजन हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको नहीं दिख रहा होता, शाम के टाइम पे देखोगे दूर तक नहीं दिख रहा होता, धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, राइट, उसको बोलते हो हेज। तो हेज में नॉर्मली कंडेंसेशन नहीं हो रहा होता, उसमें पॉल्यूटेंट्स का रोल होता है। ठीक, उसके बाद स्मॉग। स्मॉग में मेन क्या होता है कि आपके फॉग में जब पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाएं, फॉग में जब आप स्मोक को ऐड कर दो, उसको आप बोलते हो स्मोग। बस, तो स्मॉग क्या होता है, फॉग में जब आप स्मोक को ऐड कर दें। ठीक है, तो दिल्ली में अभी जब विंटर पड़ेगी तो स्मॉग होगा। अभी दिल्ली में जो आपको देखने को मिलता है, या दिल्ली क्या इवन कोई भी मेजर शहर में आपको देखने को मिल रहा होगा, वो है आपका हेज। ओके, इट इज नॉर्मली हेज। ठीक, चलो भैया, अब आते हैं लास्ट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे, बादल। बादल जरूरी हैं, क्यों जरूरी हैं आज पढ़ते हैं। सो भैया, क्लाउड भी हमारे कंडेंसेशन की ही देन होती है। क्लाउड कहीं अलग से उड़ के नहीं आते, क्लाउड भी हमारे कंडेंसेशन से ही बनते हैं। जितना नीचे से इवापोरेशन होगा, जितनी गर्मी पड़ेगी, राइट, सब कुछ इंटर रिलेटेड है आपका भाइयों। जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही जो नीचे आपका हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट है वो इवापोरेट होकर ऊपर जाएगा वेपर के फॉर्म में। जितना वाटर वेपर होगा उतना ही वो कंडेंस हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और फिर बादल बन जाएंगे और वो नीचे बारिश करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा बारिश वहीं होती है जहां गर्मी होती है। ओके, ठंडे एरियाज में बारिश कम होती है या बहुत नील होती है। सो बारिश के लिए आपको चाहिए होती है गर्मी। गांव वगैरह में आपने सुना होगा, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि आज बहुत उमस है, बहुत गर्मी है, लग रहा है पानी बरसेगा, राइट। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, बिकॉज इतनी गर्मी होगी उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा, उतनी ज्यादा आपकी हवाएं राइज करेंगी। जितनी हवाएं राइज करेंगी उतने ज्यादा आपके वाटर वेपर के पार्टिकल्स ऊपर होंगे। जितने ज्यादा होंगे वाटर वेपर उतना ज्यादा कंडेंसेशन होगा। जितना ज्यादा कंडेंसेशन होगा उतना ज्यादा बादल बनेगा। जितना ज्यादा बादल बनेगा उतनी ही बारिश होगी। एवरीथिंग इज लिंक्ड। ठीक, चलो भाई, सो क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं जरा, क्लाउड्स क्या होते हैं। तो पहले बात तो क्लाउड्स को आप एट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, ये बात ध्यान रखना। जब भी आप बताते हैं कि कहीं पर बादल कम है ज्यादा है, क्लाउड को आप हमेशा एक्सप्रेस करते हो एट के रिस्पेक्ट में, एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ एट। इसको आप कहते हो ओक्टाज। आठ के रिस्पेक्ट में आप बताते हैं कि कहां पर बादल कवर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कहीं पर 50% बादल कवर है, तो आप उसको बोलेंगे 4/8, 4/8 ओक्टाक्स, या 4/8 क्लाउड। 4/8 क्लाउड कहीं पर है, आप ऐसे बोलेंगे। ठीक, जहां पर 2/8 क्लाउड है वहां पर कुछ और होगा, जहां पर 6/8 क्लाउड है वहां पर कुछ और होगा। तो जहां पर 4/8 क्लाउड है
उसको आप बोलेंगे 50% क्लाउड कवर। 50% क्लाउड कवर। जहां पर 2/8 क्लाउड है, इसको आप बोलेंगे 25% क्लाउड कवर। 25% क्लाउड कवर। और जहां पर 6/8 क्लाउड है, इसको आप बोलेंगे 100% क्लाउड कवर। 100% क्लाउड कवर, ठीक है। सो 4/8, 2/8, 6/8, इनके मतलब क्या है वो मैंने आपको यहां पे बताया, भाइयों और बहनों। तो ये चीज ध्यान रहे पहली बात तो आपको, ठीक। परफेक्ट। इसके अलावा आपको एक टर्म सिखाया था मैंने, आइसोनेफ, अगर आप भूले नहीं हो तो। आइसोनेफ का मतलब क्या होता है? आइसोनेफ का मतलब था इक्वल क्लाउड। दुनिया भर में जहां जहां इक्वल क्लाउड होंगे, अगर उनको आप एक लाइन से ड्रॉ करेंगे तो आप यूल फाइंड, उसको आप बोलोगे आइसोनेफ। यहीं पर रिकॉल करो आइसोथर्म, राइट। जनवरी महीने में आइसोथर्म कैसे बिहेव करता है तुरंत रिकॉल करो, कि ओशन में जो आपका आइसोथर्म है वो तुरंत मूव करेगा टुवर्ड्स साउथ या नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट। जरा बताना मुझे। सवाल मेरा ये है कि जनवरी के महीने में ओशन के ऊपर आइसोथर्म किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। चलो देखते हैं कितना आता है तुमको, कितना रिवाइज करते हैं आप घर में। बताओ भैया। केवल 80% का सही है, बाकी लोग प्लीज कर लो रिवाइज यार भाई। वेरी गुड, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये डायग्राम याद रखा करो कि भैया ओशन में ऐसे शिफ्ट होता था और जमीन पर ऐसे होता था, ठीक है। गुड, चलो। तो ये भाई मेरे क्लाउड के हो गए, कि आप क्लाउड को ना 8 के रिस्पेक्ट में ही डिनोट करते हो, ठीक। पहली बात ये, और आइसो नेफ ध्यान रखना, ओके। अब जो नॉर्मल हमारे क्लाउड का ऑर्डर है, जैसे किसी आप नॉर्मल दिन देखते हो बादल को, तो नॉर्मली आपको बादल जब दिखेगा तो नॉर्मल कंडीशन में बादल के ऑर्डर होते हैं, उसको आप याद कर सकते हो SNCC से, ठीक है। SNCC, SNCC से याद कर लेना। नॉर्मल कंडीशन में ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, लेकिन नॉर्मल आपके बादल ये ऐसे होते हैं। एस का मतलब था आपका स्ट्रेटस क्लाउड, सबसे पहले आपको सबसे नीचे मिलता है स्ट्रेटस क्लाउड। एन का मतलब था निम्बस क्लाउड, स्ट्रेटस के ऊपर यूल फाइंड निम्बस क्लाउड। निम्बस के ऊपर सी का मतलब है आपका क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड। फिर इस वाले सी का मतलब है आपका सिरस क्लाउड, जो आपके सॉलिड फॉर्म में होता है। तो दिस इज अ नॉर्मल ऑर्डर। जब आप ऊपर जाएंगे अल्टीट्यूड पर, जब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको मिलता है स्टेटस, फिर निम्बस, फिर क्यूमुलस, एंड देन फिर सिरस। अब अगर मैं इनकी खूबी आपको बताऊं, स्टेटस क्लाउड हमारे दोस्तों लेयर के फॉर्म में होते हैं। जिस दिन आसमान साफ होता है, जो आपको ये ब्लू कलर का क्लाउड दिख रहा होता है, ये ब्लू कलर का क्लाउड स्टेटस ही होता है। ऐसे लेयर के फॉर्म में फैला होता है पूरे आसमान में, ओके। सो दिस लेयर, जो लेयर के फॉर्म में होंगे आपके क्लाउड्स, वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रेटस क्लाउड। देन जितने भी आपके बारिश करने वाले बादल होते हैं, जो ग्रे कलर के होते हैं, ग्रे या ब्लैक कलर के, वो सारे हमारे होते हैं निम्बस क्लाउड। ये निम्बस क्लाउड ही हैं जो बारिश करते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, जिस बादल के नाम में निम्बस लगा होगा वो बादल बारिश जरूर करता होगा। सो निम्बस क्लाउड का मतलब बारिश करना। देन वी हैव क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड में आपके वो क्लाउड होते हैं जो कॉटन वूल शेप के होते हैं। कभी अगर आप फ्लाइट में बैठे हो, तो फ्लाइट में अगर आप कहीं बाहर देखो, तो आपको ऐसे बड़े बड़े बादल दिखते हैं, बड़े बड़े, ऐसे रुई की तरह। तो जो रुई के शेप के आपके बादल होते हैं दोस्त, वो हमारे क्यूमुलस क्लाउड ही होते हैं। एंड देन लास्ट में आता है सिरस क्लाउड, जो कि पहली बात तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और दूसरी बात इनको आप मेयर्स टेल कहते हो।
ओके। मेयर्स टेल, जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, वैसे ही सीरस क्लाउड फैले होते हैं। ओके, ये बोल सकते हो फेदर शेप के होते हैं। सो फेदर शेप के होते हैं या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, या मेयर्स टेल भी आप इनको बोलते हो। तो दोस्त ये था नॉर्मल ऑर्डर ऑफ योर क्लाउड्स के सबसे नीचे स्टेटस, निम्बस, क्यूमुलस, सिरस, एंड उनके बारे में खास बात क्या है। लेकिन बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना कि बस चार ही प्रकार के बादल हो। आपने कभी ऐसे बादल भी देखे होंगे जो रुई के फॉर्म में भी होता है, साथ में उसमें काले बादल भी होते हैं, देखा होगा, राइट। तो बादलों का आपस में भी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एक बादल दो तीन बादलों की प्रॉपर्टी शो करे, राइट। तो इन्हीं से मिलके आपके हमारे कई सारे बादल का जन्म होता है। तो पहली बात तो आप तीन कैटेगरी में हम लोग बादल को रखेंगे, हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड और लो क्लाउड। जगह छोड़ रखा था यार मैंने, ऊपर ही है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। हाई क्लाउड, सबसे पहले आपको बताऊंगा हाई क्लाउड, और एग्जाम में सीधे पूछेगा जरा बताओ इनमें से हाई क्लाउड कौन है, लो क्लाउड कौन है। हाई क्लाउड, दोस्त हाई क्लाउड में आपके आते हैं सिरस, सबसे ऊपर ऑब्वियसली है हमारा सिरस, सिरस क्लाउड। सिरस के साथ यू हैव सीरो क्यूमुलस, क्यूमुलस। उसके बाद सीरो स्ट्रेटस। तो सिरस, सीरो क्यूमुलस, सीरो स्ट्रेटस, ये तीनों हमारे होते हैं हाई क्लाउड। देन वी हैव मीडियम क्लाउड्स। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि यार भैया आपने चार कैटेगरी पढ़ाई, सीरस, क्यूमुलस, निम्बस और स्टेटस, ये सीरो क्यूमुलस क्या है। तो दोस्त आपके ये वो क्लाउड होते हैं जो सिरस के साथ साथ क्यूमुलस दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। सीरो स्टेटस का मतलब वो क्लाउड जो सिरस के साथ साथ स्टेटस क्लाउड की भी प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। तो ये तीनों क्लाउड आपके मिलेंगे आपको हाई ऊपर एकदम। देन हमारे पास मीडियम क्लाउड है, जिनके एग्जांपल है, पहला है एल्टो क्यूमुलस, एल्टो का मतलब अल्टीट्यूड में मिलने वाले, एंड दूसरा है एल्टो स्टेटस। एल्टो क्यूमुलस एंड एल्टो स्टेटस, दीज टू आर मीडियम क्लाउड। देन थर्ड आपके आते हैं लो क्लाउड, नीचे वाले क्लाउड भी। लो क्लाउड में आपका नंबर वन स्टेटस ऑब्वियसली, उसके बाद निम्बो स्टेटस। अब निम्बो स्टेटस कौन से क्लाउड होंगे भैया, ऐसे क्लाउड जिसमें स्टेटस भी होगा निम्बस भी होगा। एंड तीसरा इज स्ट्रेटो क्यूमुलस। तो ये तीन कैटेगरी के क्लाउड्स हमारे दोस्तों लो क्लाउड में आते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसमें जो निम्बो स्टेटस है दोस्तों, कभी आपने देखा होगा जब मॉनसून वगैरह आता है तो लगातार एक एक दिन, दो दिन तक बारिश लगातार चलती रहती है, राइट, लगातार बारिश हो रही है। सो निम्बो स्टेटस रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग ड्यूरेशन की जो बारिश होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो आपकी बारिश चल रही होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है निम्बो स्टेटस। ओके, सो निम्बो स्टेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल, ठीक। स्टेटस आपका नीचे होगा, लेयर के फॉर्म में होता है, निम्बो स्टेटस लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल करता है, राइट। अब इसके बाद एक और वैरायटी होती है बादलों की, एक और वैरायटी है क्लाउड्स विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंशन, क्लाउड विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंशन। इसमें नंबर वन इज हमारा क्यूमुलस क्लाउड, मतलब जो वर्टिकली ज्यादा एरिया ऐसे कवर कर रहे होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड। एंड नंबर टू इज क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस। ये जो क्यूमुलो निम्बस है दोस्त, ये क्लाउड ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म लाने वाला दोस्त यही क्लाउड आपका होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थंडर स्टॉर्म, जो भी आपके थंडर स्टॉर्म वगैरह आते हैं वो आपका दोस्त यही लेके आता है। मैं रिपीट कर दूं, यहां से डायरेक्ट सवाल मिलेंगे आपको, कौन हाई है, कौन मीडियम, कौन लो।
सो हमने चार वैरायटी पढ़ी क्लाउड की यहां पर, राइट। इन चार वैरायटी में क्या होगा, ये आपकी आपस में मिक्स हो जाएंगे। कुछ ऐसे बादल होंगे जो स्टेटस और निम्बस दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो निम्बस और क्यूमुलस दोनों की शो करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इन दोनों की शो करेंगे, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो वो मैंने आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, चार कैटेगरी में, कि हाई क्लाउड फिर कौन होंगे, सीरस, सीरोक्यूमुलस और सीरोस्टेटस। मीडियम क्लाउड एल्टोक्यूमुलस, एल्टोस्टेटस। लो क्लाउड में आएंगे स्टेटस, निम्बोस्टेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस। एंड उसके बाद कुछ ऐसे भी क्लाउड हैं जिनका वर्टिकल एक्सटेंशन काफी बड़ा है, उसमें क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस आएगा। बस दो चीज यहां ध्यान रखना, क्यूमुलोनिम्बस हमारे वो क्लाउड होते हैं जो थंडरस्टॉर्म लेके आते हैं, एंड निम्बोस्ट्रेटस हमारे वो क्लाउड होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन की रेनफॉल करते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना था। एंड ये थे आपके सारे बात, ठीक। अब अगर मैं आपसे एक सवाल देके यहां पूछूं, देखते हैं कितने लोग रिवाइज कर रहे हैं। एक सवाल आपके लिए, एल्बिडो ऑफ विच क्लाउड विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन दे रहा हूं, कौन सा कलर लो यार। पहला ऑप्शन निम्बो स्टेटस, दूसरा ऑप्शन सिरस, तीसरा ऑप्शन एल्टो क्यूमुलस, चौथा ऑप्शन क्यूमुलोनिम्बस। चलो, आउट ऑफ फोर एल्बिडो किसका मैक्सिमम होगा, बताइए। किसका एल्बिडो बालक पार्टी होगा मैक्सिमम। हाँ, विजय बिल्कुल हो सकते हैं। ओके शुभम, नो इश्यूज। डन। अब ये देखो भाई यार, तुम लोग डिसअपॉइंट कर देते हो यार। हम्म, क्या बोलो तुम लोग को यार। क्या लोग हो यार। भाई जब मैं आपको बोला कि जो हमारे लोअर क्लाउड होते हैं उनका एल्बिडो मैक्सिमम होता है, उसके बाद कुछ बचता है इस सवाल को करने के लिए। ये आपका हायर क्लाउड है, ये आपका मीडियम क्लाउड है, ये क्लाउड भी ऊपर ही मिलते हैं, खत्म सवाल। कुछ बचा ही नहीं यार। स्टेटस लगा है, ऑब्वियसली वही होने वाला है, नीचे मिलेंगे आपको। तुमको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था एल्बिडो में भी मैंने, कि जो आपके लोअर क्लाउड होते हैं वो थिक ज्यादा होते हैं, लोअर क्लाउड का एल्बिडो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हायर क्लाउड। तुम्हें पता नहीं क्या चुल है कि जल्दी से बस सिलेबस खत्म कर देते हैं, उससे सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। कब सुधरोगे यार, मतलब सच में। आप इस लूप से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे ही कोचिंग ज्वाइन करते रहेंगे, है ना, ऐसे ही खुश होते रहेंगे, सिलेबस खत्म कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फोकस करो समझने पर, कोई चीज क्यों हो रही है। नॉलेज नहीं गेन करोगे तो एग्जाम के सवाल नहीं हिलेंगे। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, पहले सवाल कैसे आते थे छोड़ दो अब उनको।
इस लेवल की तैयारी करके जाओ कि आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो यहाँ पर, अगर आए हो तो मुझसे पढ़ने, वरना रीड तो आप खुद ही कर लेते। प्लीज रिवाइज करिए, बिना उसके कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारे हमारे दोस्तों क्लाउड्स थे, एंड उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है। ये अब ये कुछ लिखा हुआ एग्जाम्पल, नॉट इंपॉर्टेंट। चलो, अब ये वही है स्टेटस। अब ये आप बोल सकते हो, देखो ऐसा सवाल बनेगा नहीं इतना, ठीक है। जब सवाल वो पूछेगा ना, वो सवाल एग्जैक्ट दे के पूछेगा कि आपको लिखेगा स्टेटस, निम्बस, क्यूमुलस, सिरस, उसमें लगाना आसान होगा। लेकिन स्टिल यहां सोचो, नॉर्मली देखो क्यूमुलो निम्बस भी नीचे आते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आते। थंडरस्टॉर्म वाले क्लाउड भी नीचे आते हैं ना। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो स्टेटस ही नॉर्मल नीचे होगा, ठीक है। ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि क्यूमुलो निम्बस नीचे नहीं आते, नीचे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलो भैया, स्टेटस, निम्बस, क्यूमुलस एंड सिरस चारों हो गए हमारे, उनके बच्चे हो गए। ये हाई, मिडिल, लो देख लेना। लास्ट टॉपिक इज प्रिसिपिटेशन। ई का होता है भैया। सो प्रिसिपिटेशन इज दोस्तों, जो भी आपने अभी स्नो स्नो बनाया है, यही जब जो भी अभी आपने कंडेंस किया है, जब ये गिरने लगते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। इन्हीं को वी कॉल क्या, ठीक है, इन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं कि भैया जी आपके हमारे बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। दीज आर कॉल्ड हमारे प्रिसिपिटेशन, ठीक। तो प्रेसिपिटेशन में क्या क्या चीजें हैं, जरा पढ़ते हैं बढ़िया से। बहुत, ये भी बहुत बेहतरीन टॉपिक। आ जाओ। तो बस मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस एक डायग्राम से तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओले क्या होते हैं, हेलस्टोन क्या होता है, स्लीट क्या होता है, एवरी सिंगल चीज उस एक डायग्राम से दोस्त हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। देखो जी, पहली बात तो ड्रिजल और रेनफॉल में क्या डिफरेंस होता है। ड्रिजल आपका बहुत नॉर्मल होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, इट्स ड्रिजलिंग। कभी भी अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो, क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी देखते हो, तो उसमें कमेंट्री में कमेंटेटर बोलता है कि इट इज ड्रिजलिंग, राइट। इसका मतलब है बारिश गिर रही है हल्की हल्की। सो रेनफॉल, ड्रिजल सब आपके क्या होते हैं, ये होता है। प्रेसिपिटेशन, जो भी अभी हमने स्नो बनाया है ऊपर, उसी का गिरना कहलाता है आपका हमारा प्रेसिपिटेशन, राइट। नीचे से बादल जाते हैं ऊपर, बादल से जब नीचे पानी गिरता है उसको आप ऐसे बोलते हो रेनफॉल या कुछ और। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें कंडेंस हुई हैं उनका गिरने को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। बस एक डायग्राम मैं बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हारा ये सब कुछ हो जाएगा क्लियर। अगर यहां पे जगह नहीं होगी तो फिर अरे यार, जगह नहीं छोड़ रखी मैंने। चलो इसे में पढ़ लेते हैं, जगह छोड़ नहीं रखी यार मैंने कोई भी। शॉर्ट में आपको समझा देता हूं स्टिल, देखो ध्यान से। क्या होता है दोस्त, हमें पता है, यहां देखो, ये मान लेते हैं तुम हो, ठीक है। अब क्या होगा, पहले बात तो होगा इवापोरेशन, जहां पर नीचे से भाप बनकर वाटर वेपर ऊपर गया, ठीक है जी। ओके। अब ये वाटर वेपर कंडेंस हो गया, बादल में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में, ऊपर से गिर जाएगा आपके सर पर, टपाक से, टपाक से गिर गया। इसको आप बोल देंगे रेनफॉल। तो रेनफॉल तो दुनिया जानती है कि रेनफॉल क्या होता है भैया। मेरे भाई, रेनफॉल ये होता है कि जब लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेशन ऊपर होता है और नीचे आपके सर पर भी लिक्विड ही गिरता है, इसको हम कहते हैं रेनफॉल। सो रेनफॉल इज ऊपर लिक्विड, नीचे लिक्विड, इट इज कॉल्ड रेनफॉल, सबसे आसान। ओके। दूसरा कंडीशन, आप फिर से यहां बैठे हो, पहले हुआ इवापोरेशन, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर गया पानी। अब उसके बाद वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर गया, ये कंडेंस हुआ लिक्विड फॉर्म में, और कंडेंस होकर आपके सर पर गिरने आ ही रहा था कि ये कुछ ऐसी जगह थी जहां पर कुछ हमारी गर्म हवाएं और इसको और ऊपर उड़ा के ले गई, इस लिक्विड को और ऊपर उड़ा के ले गई, वहां ले गई जहां टेम्परेचर 0 डिग्री से कम था। वहां ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वहां ये लिक्विड हो गया कन्वर्ट सॉलिड में, और आपके सर पर टपाक से गिरा सॉलिड फॉर्म में, हल्का हल्का सॉलिड फॉर्म में। ओले सुने होंगे आपने, ओले गिर गए, ओले। इसको दोस्त बोलते हैं हेल स्टोन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हेल स्टोन। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि कंडेंसेशन तो लिक्विड फॉर्म में हुई थी,
लेकिन आपके सर पर गिरते गिरते हमारे सॉलिड फॉर्म में गिरे। तो ऊपर लिक्विड फॉर्म में हुआ कंडेंसेशन, लेकिन कुछ हवाएं थी जो उनको उड़ा के ले गई ऊपर, और वहां तक लेके गई जहां टेम्परेचर 0 से कम था, तो वहां वो कन्वर्ट हो गए सॉलिड में। अब आप बोलोगे भैया यहां उड़ा के क्यों नहीं ले गई? अबे जहां उड़ा के लेके जाएगी वहां हेलस्टोन होगा, जहां नहीं जाएगी वहां रेनफॉल होगा। तो ये था हेलस्टोन की ऊपर लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेशन हुआ, लेकिन आपके सर पर सॉलिड चीज टपाक से गिरी। दिस इज कॉल्ड हेलस्टोन। आई गेस ओले बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, आई एम नॉट श्योर, बट शायद इसको ओले ही बोलते हैं। ठीक है। तीसरा कंडीशन, फिर से आप यहां खड़े हो जैकेट वैकेट पहन के, फिर से होगा आपका ऊपर गया वाटर वेपर। ठीक। वाटर वेपर दोस्त ऊपर गया, और अब ये हम ठंडे एरियाज की बात कर रहे हैं, तो वाटर वेपर ऊपर गया और एक कंडेंस हुआ सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर यही कम था। ठीक है। सॉलिड फॉर्म में कंडेंस हुआ, और आपके सर पर लेकिन जैसे ही गिरा, आपके सर पर गिरने आ ही रहा था कि रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, थोड़ी गर्मी आ गई। ऊपर था 0 के नीचे, आपके सर पर आते आते 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर बढ़ गया, तो हल्का लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो आपके सर पर टपाक से गिरा सॉलिड प्लस लिक्विड, हल्का हल्का पानी भी गिरा और हल्के हल्के बर्फ के भी वो गिरे। इसी को आप बोलते हो स्लीट, जिसको आप फ्रीजिंग रेन भी कहते हैं। स्लीट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग रेन। ठीक है। इसको हम फ्रीजिंग रेन भी कहते हैं। तो स्लीट क्या था दोस्त? स्लीट का मतलब ये है कि स्लीट में ये होता है आपका हमारा कि ऊपर कंडेंसेशन सॉलिड फॉर्म में हुआ, लेकिन आपके सर पर सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों फॉर्म में गिरा। फ्रीजिंग रेन। कभी अगर आप पहाड़ों पे गए हो, मनाली वगैरह कहीं जाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, तो विंटर में क्या होता है, आपके सर पर जो ऐसे स्नो गिर रही होती है, स्नो के साथ साथ थोड़ी पानी भी गिर रहा होता है, इसी को आप स्लीट कहते हैं। और लास्ट कंडीशन क्या होगी कि भैया ऊपर वाटर वेपर गया, कंडेंस हुआ सॉलिड फॉर्म में, आपके सर पर सॉलिड फॉर्म में ही गिरा, इसी को आप बोलते हो स्नोफॉल। तो चार तरह के आपके प्रिसिपिटेशन मैंने आपको पढ़ाए समझाने के लिए। डेफिनेशन मैं आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन समझ तो लो कि होता डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मेन ये होता है कि कंडेंसेशन बेसिकली किस चीज का हुआ था ऊपर, और नीचे आकर क्या मिले आपको। ठीक है। नीचे आकर क्या मिले, ये है मेन डिफरेंस। तो डिफरेंस ये था दोस्त कि जब ऊपर कंडेंसेशन लिक्विड फॉर्म में हुआ, आपके सर पर लिक्विड के फॉर्म में ही गिरा, उसको बोलेंगे रेनफॉल। कंडेंसेशन लिक्विड के फॉर्म में हुआ है, लेकिन आपके सर पर टपाक से सॉलिड चीज गिरी है, इसको बोलेंगे ओले, हेल स्टोन। ऊपर कंडेंसेशन सॉलिड फॉर्म में हुआ, लेकिन आपके सर पर सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी गिरा है, इसको बोलेंगे स्लीट या फ्रीजिंग रेन। और ऊपर कंडेंसेशन सॉलिड फॉर्म में हुआ है, सर पर भी आपके सॉलिड फॉर्म में ही कुछ गिरा है, इसको बोलेंगे स्नोफॉल। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हमारे प्रिसिपिटेशन। खत्म। यहां पर वही लिखा है देख, स्नो, स्लीट, फ्रीजिंग रेन, रेनफॉल। देख सकते हो, देखो रेनफॉल ऐसी होगी, स्लीट आपका ना ऐसे होता है। स्लीट में क्या होता है ना, पानी भी होता है, बहुत ज्यादा पानी होगा और थोड़ा थोड़ा बर्फ होगा। हेल स्टोन में ऐसे ओले होते हैं बड़े बड़े, सर पे लगते हैं टपाक से। और स्नो आप जानते ही हो, पढ़ लेना जिसको मन हो, वही चीज लिखी हो। टेम्परेचर इज लोअर देन द 0 डिग्री, प्रेसिपिटेशन आपका टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो, इसको बोलेंगे स्नो। स्लीट में क्या होता है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होते हैं, देख लो। हेलस्टोन देख लीजिए, सब कुछ वही लिखा हुआ। ठीक। चलो, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। आ जाओ, लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेनफॉल। मेन होते हैं दो तीन प्रकार के, लेकिन हमें दो ही पढ़ने होते हैं। एक तो होता है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल, और दूसरा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल में डिफरेंस क्या होता है, देखो। डिफरेंस दोस्त ये होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल इज हमारा जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, राइट। और एक और चीज फोकस रखो अभी यहां पे, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक खत्म हो रहा होता है या हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा होता है, जब फिनिश करने की बारी होती है, तो बहुत ऑब्वियस है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो ये मत फील करो कि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान सुनना दोस्त। हमें पता है कहीं पर भैया लो प्रेशर बना होगा, हवा राइज की होगी, हवा राइज की होगी, ठीक। ऊपर गई, कुछ दूर जाकर हवा गिर गई होगी,
बस इसी तरह की बारिश को हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, जहां पर एयर राइजेस इन कन्वेक्शन करंट, यानी ऊपर जाकर हवा राइज कर रही है, उसके बाद कुछ दूर जाकर वो हीट लूज कर देगी, गिर जाएगी और बारिश हो जाएगी। ऐसी बारिश को हम कहते हैं कन्वेक्शनल। हमारे नॉर्थ इंडिया या पूरे में कन्वेक्शनल रेनफॉल ही होती। देख लो, हवा राइज करेगी, थोड़ी दूर जाएगी, गिरेगी, बारिश हो जाएगी, खत्म। दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है, ये पहाड़ों पर होगा। इमेजिन करिए पहाड़ है, आपकी हवा आ रही इधर से। जब आपकी हवा इधर से आ रही है तो हवा अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है। ओके, कभी भी अगर आप पढ़ते हैं कि मॉनसून आया, मॉनसून आने का मतलब होता है मॉनसून की हवाएं आई। तो जब मॉनसून की हवाएं आती हैं तो वो समुद्र से पानी लेकर आती है या मॉइस्चर लेकर आती है। तो पहाड़ों पर बारिश कैसे होती है कि जब हवा आती है तो पहाड़ का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो उन हवाओं को रोक लेता है, और जब हवाओं को रोक लेगा तो जितना भी हवा पानी लिया होगा सब यहीं पर गिरा देगी। तो पहाड़ के एक तरफ बारिश होती है लेकिन पहाड़ के दूसरे तरफ बारिश नहीं होती। तो जिस तरफ बारिश होती है इसको आप कहते हैं हमारा विंडवर्ड साइड ऑफ पहाड़, विंडवर्ड साइड। और जिधर बारिश नहीं होती उसको आप बोलते हैं लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। अगर आप जानते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में। यह है हमारा प्यारा भारत, मॉनसून आता है इधर से ना, यहां पे है वेस्टर्न घाट। तो यहां खूब बारिश होगी, गोवा, ये महाराष्ट्र का इस तरफ, ठीक है, ये कर्नाटका, इधर पूरे खूब बारिश होगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट यहां सूखा पड़ा होता है। विदर्भ का रीजन है, राइट, जानते होंगे आप। महाराष्ट्र में सूखा ही पड़ता है, महाराष्ट्र में बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है। मुंबई में बाढ़ आती है और यहां सूखा पड़ता है। उसका रीजन क्या है, बीच में वेस्टर्न घाट के पहाड़ है। तो जब वेस्टर्न घाट रोक लेता है तो आगे बारिश हो जाती है लेकिन पीछे बारिश नहीं होती, उसको आप बोलते हैं रेन शैडो रीजन। तो ऐसी बारिश को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो पहाड़ों पर होती है। देखो, ऐसे हवा आई, यहां बारिश हो गई, लेकिन उस तरफ हवा नहीं पहुंच पाई, इसको आप बोलते हैं रेन शैडो रीजन। खत्म। एक टॉपिक बचता है बट पहले बता दो, मजा आया है सर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने में। 6/8 75 होगा। हाँ यार, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? इतना तो सही कर लेना यार। फ्रंट पढ़ाता हूं, पहले बताओ मुझे। कुणाल जी, डिफरेंस है ऊपर कंडेंसेशन का, बस, और कोई डिफरेंस नहीं। ब्रेक नहीं दिया? अरे आज कोई ब्रेक नहीं यार, यूट्यूब पे भी क्लास है ना मेरी, थोड़ा सा स्लाइड भी अभी सही करना है, इसलिए रिकॉर्डिंग भी आज एक ही है, थोड़ी लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी बट चलेगा, ठीक है। और ओशनोग्राफी हम कल ही पढ़ेंगे एक साथ पूरा, ठीक है। हम्म, मैं टाइम आपको बता दूंगा। चलो ठीक है। इट्स माई फर्स्ट टाइम रीडिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग परफेक्टली। गुड यार गार्गी, प्लीज रिवाइज इट बिकॉज फिर आप भूल जाओगे, दिक्कत होगी आपको। ऑल्दो रिकॉर्डिंग्स आपके पास हमेशा है, जब मानो तब देखो। एंड ऑल्सो एक और चीज कि गोइंग अहेड कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट आने वाले हैं। जैसे पानी वाला टॉपिक बहुत आसान लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो थोड़ी डिफिकल्ट लग सकते हैं आपको, ठीक है। तो प्लीज अपना इंटरेस्ट भी बना के रखना। चूहा मर गया? भैया जिसका कलर लाइट उतना ज्यादा अल्बीडो। योगांश जी यार, उसमें क्लाउड में ये कलर तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लाउड में मेन रोल होता है थिकनेस का। जो आपके थिक क्लाउड होंगे उनका एल्बिडो ज्यादा होगा, और आपके लोअर क्लाउड थिक होता है, बस। भैया जितना ये लोग आपके क्लास में कह देते हैं उतने में हमारे उस्ताद अलविदा करवा देते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी टांग देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट कभी कभी छोड़ भी देता हूँ। एक होमवर्क आपके लिए और है, मुझे बताना कौन सा क्लाउड बनाता है मैकरल स्काई। स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख रहा हूँ बट आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैकरल स्काई कौन सा क्लाउड बनाता है?
चलो लास्ट टॉपिक है, बस 5 मिनट लगेगा हार्डली, फिर क्लास खत्म। फिर 9 बजे आप आना, हम पढ़ेंगे। जो लोग आपका ऐड देंगे और सब आना, ठीक है। प्लीज आलस मत किया करो, प्रभु जी कृपया आलस ना किया करें। जितना मजा आता है पढ़ने में, उसको प्लीज मेंटेन रखो। एक बार अगर आप पढ़ाई आपकी होने लगी है ना, तो उस फ्लो को टूटने मत दिया करो, ठीक है। एक दिन ब्रेक ले लो चलेगा, लेकिन प्लीज रेगुलर रहो, ठीक है। तो दोस्तों एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हमारा होता है फ्रंट्स। ई का होते हैं भैया, समझते हैं। ओके, व्हाट आर फ्रंट्स। और मैंने कोई स्पेस यहां रखा नहीं है, क्या किया जाए। मुझे लिख कर बढ़ाना है आपको यार, इसको मैं इरेज कर दूं क्या। चलो यहां पर, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारे क्लाइमेटोलॉजी का, इज फ्रंट्स। अब जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है क्लाइमेटोलॉजी में, आपसे एक रिक्वेस्ट है। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी एंड ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ जो सीएससी कि प्लीज क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या हुआ, मजा आया कि नहीं। ठीक है, चलो फ्रंट्स पढ़ेंगे हम। फ्रंट्स वर्ड का मतलब क्या है। फ्रंट वर्ड का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक। फ्रंट्स आर नथिंग बट बाउंड्री। तो फ्रंट्स बेसिकली हमारे दो डिफरेंट टाइप के एयर मास को अलग करते हैं। भैया एयर मास क्या होता है, पहले समझते हैं एयर मास क्या होता है। भाई एयर मास इज बेसिकली आपका हमारा एक गैसेस का झुंड बोल सकते हो, या एक तरह की चीजों का गुबार। ओके, तो एयर मास इज नथिंग बट आपका, जैसे मान लो इतने पूरे रीजन में गर्म हवाएं हैं, तो इसको आप बोल देंगे वार्म एयर मास। तो सारी जो गर्म हवाएं हैं कहीं पर उड़ रही हैं, उनके झुंड को बोलोगे वार्म एयर मास, और ठंडी हवा के झुंड को बोलोगे कोल्ड एयर मास। तो हमें फ्रंट्स में यह पढ़ना होता है कि जब ठंडी हवा का झुंड गर्म हवा से टकराता है तो क्या क्या हो सकता है। ऐसे हमारे 3-4 केस बनते हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना होता है कि उस बाउंड्री पर क्या होता है। और ध्यान सुनना, तो फ्रंट आपकी वो बाउंड्री होती है जहां पर दोस्त आपके कोल्ड और वार्म फ्रंट आकर मिलते हैं। ओके, या ये ऐसे बोल सकते हो कि ये वो बाउंड्री है जो दो डिफरेंट टाइप के एयर मास को अलग करती है। दिस इज द बाउंड्री विच सेपरेट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मास। ठीक है जी, ध्यान रखना। ओके, सो फ्रंट इज बेसिकली इट इज अ बाउंड्री जो दो प्रकार के एयर मास को अलग करती है। परफेक्ट, बढ़िया। चलो अब 3 केस सुनो ध्यान से। केस 1, फ्रंट जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसको लड़ाई की तरह लो। लड़ाई की तरह लो कि मान लो गर्म हवा और ठंडी हवा में लड़ाई हो रही है, ठीक है। गर्म हवा और ठंडी हवा में लड़ाई हो रही है। कुछ लोग को भी समझ नहीं आया होगा ना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। दोस्त मैं आपको ये बता रहा हूं कि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां एक तरफ गर्म हवा खड़ी होती है, एक तरफ ठंडी हवा खड़ी होती है। ऐसे बॉर्डर वाले एरिया को हम बोलते हैं फ्रंट, जहां पर गर्म एयर मास और ठंडा एयर मास आपस में मिलते हैं। तो ये 2-3 केस होते हैं। पहला केस जब ठंडी हवा और गर्म हवा में भिड़ंत होती है। केस 1, केस 1 जहां पर कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहा होता, जहां पर दोनों हवा बस आराम से बैठे होते हैं, कोई किसी से पंगा नहीं लेता और एकदम शांत माहौल रहता है, ठीक। ऐसे फ्रंट को आप बोलते हो स्टेशनरी फ्रंट। मतलब ऐसा बॉर्डर का एरिया दोनों हवाओं के बीच में, जहां पर दोनों में से कोई भी हवा वायलेंट नहीं होती, दोनों हवा शांति से अपना अपना काम कर रही होती। ऐसे फ्रंट को आप बोलेंगे स्टेशनरी फ्रंट। नंबर 2, केस 2। केस 2, केस 2 में क्या होता है दोस्त। केस 2 में आपका हमारा गर्म हवा जो है उसको चुल होती है। अब इमेजिन कर लो ये आपका कोल्ड एयर मास है, और ये आपका वार्म एयर मास। ठीक है, केस 2 में क्या होगा। केस 2 में आपकी गर्म हवा को चुल होती है। गर्म हवा सोचती है यार ये ठंडी हवा क्या कर रही है इतनी देर से,
जरा जाता हूं, देख के आता हूं ये लोग क्या है। गर्म हवा यहां पर इनिशिएट करती है और कोल्ड हवा के पास आती है, और कोल्ड हवा एक लात मारकर इनको ऊपर भेज देती है। बिकॉज यू नो कि कोल्ड हवा भारी है, वो नीचे ही रहेगी, गर्म हवा ही ऊपर जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर इनिशिएट कौन करता है? गर्म हवा, इनिशिएटेड बाई वार्म एयर मास। इनिशिएट करके क्या करती है ये? इनिशिएट करके जाएगी कोल्ड एयर मास के पास, और उसके बाद कोल्ड एयर मास इनको ऊपर भेज देंगे। ऐसे फ्रंट को आप बोलते हो वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट वो फ्रंट होता है जहां इनिशिएट गर्म हवा करती है, जाती है, टकराती है कोल्ड एयर मास से और खुद ऊपर उड़ जाती है। तो मैं लिख दे रहा हूं, वार्म फ्रंट कौन सी जगह होती है? वार्म फ्रंट ऐसी जगह होती है जहां पर वार्म एयर कोलाइड्स विथ कोल्ड एयर, देन इट राइजेस above द कोल्ड एयर। मतलब लड़ने खुद आती है, लेकिन हार जाती है और ऊपर भगा दी जाती है। कितना आसान। ध्यान रखना, वार्म फ्रंट पर आपको निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड देखने को मिलता है। जहां भी वार्म फ्रंट बनता है वहां पर यू विल फाइंड निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, साथ में सीरो स्ट्रेटस क्लाउड आपको देखने को मिलता है वार्म फ्रंट पर। ठीक, अभी मैं सारे फ्रंट पढ़ा दूं फिर मैं रिपीट कर दूंगा, बहुत आसान टॉपिक है, वो बस दिखने में टफ लगता है क्योंकि कोई समझाता नहीं इसे। तो ये हो गया आपका वार्म फ्रंट। अब लास्ट आता है दोस्त हमारा कोल्ड फ्रंट। कहां बनाऊं कोल्ड फ्रंट को? थोड़ा ऊपर नीचे ये बना दिया हूं मैं, ठीक है, ढूंढ लोगे, आपको मिल जाएगा, स्लाइड में भेज दूंगा आपको। लास्ट दोस्त हमारा होता है कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट सब कुछ वही सेम है, बस यहां आप कोल्ड हवा को चुल होती है। कोल्ड हवा भी लाइक, अच्छा पिछली बार क्या बोला था, अब जाके मैं देख के आता हूं। तो बस यही है कि कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर इनिशिएट करती है। जो कोल्ड एयर मास है वो इनिशिएट करेगा आपका, कोल्ड एयर मास इनिशिएट करेगा, और वो जाता है गर्म हवा को छेड़ता है और फिर से गर्म हवा को ऊपर भेज देता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई इनिशिएट करे, गर्म हवा को ही ऊपर जाना है। वाई? बिकॉज गर्म हवा लाइट होती है, कोल्ड हवा नीचे ही रहेगी। बस फ्रंट्स में अंतर यह है कौन सी हवा है जो इनिशिएट कर रही। सो कोल्ड एयर मास इनिशिएट करेगी, ये हिट करेगी गर्म हवा को और उसको ऊपर भेज देगी। हिट्स वार्म एयर एंड मेक इट राइज। बस सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये ध्यान रखना कि कोल्ड फ्रंट पर बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और आपको पता है इसका मतलब थंडरस्टॉर्म आता होगा कोल्ड फ्रंट पर। कोल्ड फ्रंट पर थंडरस्टॉर्म आपको देखने को मिलता है। दैट्स इट, खत्म। आंख बंद करो और ध्यान सुनो दोस्त। एक गर्म हवा का झुंड इमेजिन कर लो और एक ठंडी हवा का झुंड इमेजिन कर लो। इनको हम बोलते हैं वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास। ठीक, अब दोनों एयर मास कहीं तो है, कोई ऐसी जगह होगी दुनिया में ना जहां आपस में मिलते होंगे। तो पहली कंडीशन, जहां दोनों ने इनिशिएट नहीं किया, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं आराम से, आपस में अगल बगल हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फ्रंट को, ऐसे बॉर्डर को बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट, जहां एकदम मौसम काम रहता है। दूसरा आपका वार्म फ्रंट, जहां गर्म हवा को चुल होती है कि यार क्या कर रहा है ये भाई पड़ोसी मेरा। गर्म हवा इनिशिएट करती है, कोल्ड हवा को छेड़ती है, एंड कोल्ड हवा भगा देती है गर्म हवा को ऊपर। इनिशिएट किया था गर्म हवा ने, इसलिए इस फ्रंट का नाम होता है वार्म फ्रंट। देन कोल्ड हवा जब इनिशिएट करे और हिट करे, गर्म हवा को ऊपर भेज दे, इसको हम बोलेंगे कोल्ड फ्रंट, जहां पर यूल फाइंड क्यूमुलो क्लाउड। यानी लास्ट में हमारा एक और फ्रंट होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट। ये फ्रंट आपका तब फॉर्म होता है जब गर्म हवा जो है वो ऐसे ही ऊपर फ्लोट करने करती रहती है। मतलब ये नॉर्मली बाकी तीन फ्रंट से अलग होता है। ठीक है, ये आपका ऐसा है जब आपका हमारा काइंडली बोल सकते हो कि कोल्ड फ्रंट ओवरटेक कर ले वार्म फ्रंट को, राइट। और या फिर ऐसे बोल लो कि मतलब यहां पर कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है, पहले से ही क्या है कि गर्म हवा जो है वो ऊपर ऐसे फ्लोट कर रही है और कोल्ड एयर नीचे पे। गर्म हवा आपकी क्या है?
वार्म एयर ऐसे ऊपर अफलोड कर रही, अफलोड बोलेंगे ना, अलोफ्ट बोल सकते हैं, ऊपर ऐसे उड़ रही। रिपीट में कर रहा हूं, ठीक है। तीनों फ्रेंड्स आपको क्लियर थे, उसमें कुछ था नहीं, ठीक है। ऑक्लूडेड में क्या होता है, ऑक्लूडेड में कोई इनिशिएट वगैरह कुछ नहीं कर रहा होता। पहले से ही आप मान लो कि गर्म हवा ऊपर से लटकी होती है ऐसे, नीचे ठंडी हवा है एंड ऊपर से गर्म हवा ऐसे लटकी हुई है। बस इसी को बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। खत्म। दिस वाज हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, हवाएं से लेकर एवरी सिंगल टॉपिक, छोटा टॉपिक बड़ा टॉपिक, राइट, एवरी सिंगल टॉपिक आपने डिटेल में पढ़ा है। एंड कुछ पीवाईक्यूज मैंने आपको दिखाए हैं, सीएसई के, एनडीए के, सीडीएस के। गोइंग अहेड, राइट, मैं आपको और दिखा दूंगा। एक चीज का मुझे आपसे पोल ये करना था, जो मैं आपको बोल रहा था। आई वॉज थिंकिंग कि इस वीकेंड क्या फुल टेस्ट ना करें उसकी जगह, बिकॉज कल क्योंकि यूट्यूब पर वो बैट सीरीज की क्लास है, तो उसे बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं चाहता नहीं कि मैं एक्स्ट्रा क्लास आपकी ना लूं। आई वॉन्ट टू टेक दैट क्लास जहां मैं आपको ये कवर कराऊंगा, ओशनोग्राफी। तो मेरा आपसे बस ये सवाल है कि क्या संडे को दोपहर में आप सब खाली ही होंगे? संडे को दोपहर में क्या करना है आपको, फुल टेस्ट नंबर 2 करना है। फुल टेस्ट मतलब अभी जैसा हो रहा था, अभी तो जीएस और इंग्लिश अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ सीडीएस वालों की। सीएफ वालों का तो अभी फुल टेस्ट स्टार्ट होगा यार, ठीक है, कुछ दिन बाद से। आप पहले पढ़ तो लो कुछ, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि हम भैया ओशनोग्राफी खत्म कर देते हैं पूरी मस्त तरीके से। ये मैं संडे का दिन का हाल पूछ रहा हूँ, शाम को क्लास नहीं होगी, दिन में होगी संडे को। प्लीज पोल में जरा अपना अपना ओपिनियन दे दो जल्दी से। वाह 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 वाह। चलो, थैंक यू सो मच, ग्रेट। 67% लोगों ने बोला है कि एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। इतने प्यारे बच्चे भगवान सबको दें जो पढ़ना चाहते हैं। चलो डन, ठीक है। संडे को टाइम बता दूंगा, या तो 12 बजे से या 2 बजे से, दो ही टाइम है, ठीक, या 1 बजे से। तो 12 से 2 जब आप लंच वंच कर लेंगे बढ़िया से, उसके बाद कोई टाइम लिमिट होगी नहीं। एंड उस दिन हम लोग बढ़िया से पूरा ओशनोग्राफी पानी में डुबकी लगवा देंगे। पहले तो मैं ले चलेंगे समुद्र के अंदर, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म होता है पूरा ड्रॉ करके मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। सैलिनिटी से लेकर एवरी सिंगल चीज, लास्ट में ओशन करंट आएगा, अलग अलग ओशन के हमारे ओशन करंट कौन से होते हैं ये आप देखेंगे। टाइड्स क्या होते हैं भैया जी, ये आप देखेंगे, ठीक। इसके साथ साथ कोरल रीफ्स क्या होते हैं, उनसे भी आपको मिलवा देंगे। एंड इतनी ही चीजें आपकी होती हैं पानी में, पानी में घुमा देंगे आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। अभी मिलेंगे 9 बजे आपसे। क्लाउड बस्ट यार, जहां पर एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बारिश हो जाए ना, उसको बोलते हैं बादल फटना। बादल फटने का मतलब ये नहीं होता कि बादल ही फट गया, इसका मतलब होता है कि कहीं पर कम अमाउंट ऑफ टाइम में, कम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा बारिश का हो जाना, उसको बोलते हैं। नोट कर लिया है? हाँ बिल्कुल, आपको भी आना यूट्यूब पे। राघव जी पूछ लिया करो डाउट यार लिख के। क्लाइमेटोलॉजी का क्या वेटेज होता है पीयूष? ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता यार, पूछने को 5 सवाल ही पूछ लेंगे या एक भी नहीं पूछेंगे। तो पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन भेज दूंगा इस क्लाइमेटोलॉजी के, ठीक है यार, जय, ठीक है। सब नोट कर लिया है, समझ भी लिया है, अच्छी बात है, गुड यार। भैया अगर 0 डिग्री से कम होता है तो वो तो कोल्ड होगा ना, तो किसने बोला आपको लिक्विड होगा वहां पर आंचल जी? 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के नीचे है तभी तो वहां वो सॉलिड फॉर्म में बना। बट नीचे आते आते अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया तो वो हल्का सा लिक्विड भी कन्वर्ट हो जाएगा ना, तभी उसको हम स्लीट बोलते हैं। हाँ जी स्पर्श। ओके, चलो बढ़िया। अर्चित लाइव आ जाना बेटर रहेगा यार। सीओडी वाले कुछ होते हैं, कुछ सीडी होते हैं। ओके रितीश भेज देना। रैट कौन सा तुम्हारा मर गया यार, चुप रहो। कल नहीं, कल नहीं, परसों ही करेंगे प्रिंस, बिकॉज कल यार एक और क्लास रखी है मैंने यार।
कल वो क्लास में टाइम लगे यार, बैड वाली सीरीज पढ़ाने में ना। ओ भाई, चलो ठीक है, थैंक यू। पता है हर वीकेंड मैं सोचता हूँ, हर वीक की यार इस बार वीकेंड पे क्लास नहीं रखेंगे, जाऊंगा मैं धूप में लेट के किताब पढ़ूंगा। और वो हर बार फेल होता है। चलो ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं 9 बजे, सबको आना, ध्यान रखना। टांग दूंगा मैं तुम लोग का नाम, मैं देख के जा रहा हूँ। 9 बजे आ जाना यूट्यूब पे। 1 घंटे पढ़ना है, मस्त मजा आएगा आपको। ठीक है। एफकेट, एसएससी, कोई भी एग्जाम दे रहे होगे, हर एग्जाम में हेल्प करेगा, वो वाला जीके अलग है, ठीक है। चलो सी यू।